किया उन्होंने जी। तो इसमें रिसीविंग नहीं दी उन्हें, पोस्ट से आपको वापस कर दिया। पोस्ट का मतलब आरटीआई हाँ आवेदन दिया था या सामान्य आवेदन दिया था आपने? आरटीआई वाला तो ले लिया था उन्होंने। हाँ। उसके बाद एक आवेदन मैंने और दिया, थोड़ा उसमें समझने के दूसरे ढंग का बना कर उसको, तो उन्होंने उसको लिया नहीं, वापस कर दिया। फिर डाक द्वारा उसमें लिख दिया गया और डाक लेने से इनकार किया, वापस किया गया था। अच्छा, सामान्य आवेदन। सामान्य आवेदन रजिस्टर्ड डाक से भेजा था, उन्होंने लिया नहीं उसको। ये तो बड़ी दुर्दशा है। इसकी शिकायत आप इसकी करिए, वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करिए। उस आवेदन उस मतलब कार्यालय के वरिष्ठ कार्यालय को, जो भी है, जैसे मान लीजिए यदि आपने जिला स्तर पर भेजा है तो एक भोपाल स्तर पर सेक्रेटरिएट में या इस तरह से जो भी उसका बड़ा कार्यालय हो, वहां पर आप आवेदन भेजिए और उसको संलग्न करके कि साहब इस तरह से था, इन्होंने आवेदन लेने से ही मना कर दिया। तो हाँ अल्टीमेट वो जो, वो हाँ हमारे पास उसे रखा भी है, उसे तो खोला भी नहीं, उसे रखा है। हाँ हाँ, उसको आप कर दीजिए इस तरह से, और यही एक तरीका होगा। जी जी सर, धन्यवाद सर। क्या नाम बताया था आपने अपना? सोहन लाल पांडे। सोहन लाल पांडे जी 2010 में इंस्पेक्टर पद से, सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुए हैं। मैं इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ सर 2010 में। कहाँ काम किए हैं आप? जी, आप कहाँ पदस्थ थे? रायसेन, डिस्ट्रिक्ट रायसेन में। पुलिस विभाग में, है ना? जी जी। अब बताइए, पुलिस विभाग के अधिकारियों की आज ये स्थितियां हैं, तो आम नागरिक की सोच सकते हैं कि क्या होगा। हाँ, तो मुश्किल है साहब, क्या। हाँ, खैर हम आपका तो, कोरोना की वजह आप, से लूज पड़ गया, तो मैंने 2 महीना फिर तो थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया कि दो दो एक बार बड़ी वहां गया, मिला, तो बोले हो जाएगा हो जाएगा, प्रोसेस में है, प्रोसेस में है भोपाल में, और वहां से थोड़ा दूर पड़ता है, तो वहां नहीं गया था। जी जी। चलिए कोई बात नहीं, आप लगे रहिए, सफलता मिलेगी। और यदि शिकायत या इनमें कार्यवाही नहीं होती है टाइम पर, तो आप कोर्ट भी मूव कर सकते हैं। आपके अच्छे वकील से संपर्क करके आप कोर्ट मूव कर सकते हैं 4-6 महीने हाँ के जी। बाद, है ना? हाँ जी जी। हालांकि वहां भी कोई कोर्ट हो गया, आदमी कह देता है, जो उसमें कह देता है ना, एक आम धारणा है, ठीक है तुम हाँ कार्यवाही नहीं करोगे तो हम चले जाएंगे कोर्ट, हाई कोर्ट चले हाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वहां दोगे। लेकिन वहां की स्थिति यहाँ से भी दुर्दशापूर्ण है। कोर्ट में हाँ, आप लेकिन लगाएंगे तो कब आपकी सुनवाई होगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। सेम इसी मैटर, सब सेम ऐसे मैटर में हाई कोर्ट का जजमेंट आया सर, वादी के पक्ष में। आप वो उसी का अपना, आधार पर तो मैंने आवेदन दिया सर। हाँ, वो मामला जो है उसका बेस बना करके आप एक आवेदन और दे दें। चलिए ठीक है इंस्पेक्टर साहब, है ना? कुछ और अपने साथियों की, बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा ज्वाइन किया आपने, और कार्यक्रम में आप जुड़ते रहिए इसी तरह से अपने साथियों के साथ में। जी सर, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, ओके। नरेंद्र सिंह राजपुरोहित जी हैंड रेज कर रहे हैं, बताइए राजपुरोहित जी। जी सर, आज मीटिंग में सर वो वेबएक्स वगैरह ये सही सेटलमेंट नहीं हुआ सर आज। आज सब मैंने पहले ही मैसेज आप लोगों को किया था कि आज थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है, तो खिचड़ी हाँ में खिचड़ी में तो कोई नहीं। दिक्कत एक होती है। एक एक मैं ये कह रहा था, हम्म। ये जो इसमें जो अपने द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग में अपन जाते हैं तो 3-4 महीने तक उनका कोई डिसीजन नहीं आता है, ना कोई रिप्लाई आता है, तो उस पर क्या कुछ परिवाद वगैरह लगा सकते हैं या हाईकोर्ट जा सकते हैं? हाँ, आपने बहुत ही बढ़िया बात छेड़ी है। हालांकि ये जो प्रश्न है, ये एक तरह से ऑल टाइम हिट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये चर्चा का केंद्र बिंदु रहता है। हमें लगता है कि एक यदि कर्नाटक और कलकत्ता हाई कोर्ट की, कोलकाता हाई कोर्ट के एक फैसले की बात की जाए, और एक साथ और भी कोई जजमेंट हुआ था, आप लोगों को याद होगा, हम लोग एक वेबिनार में इस बात पे चर्चा किए थे, और श्री शैलेश गांधी जी, जिन्होंने इस पर मतलब पिटीशन भी दायर की हुई है, PIL भी, महाराष्ट्र के को लेकर के, और हमने उस समय अन्य साथियों को, सबको, आप लोगों को बोला था कि आप भी एक लीगल नोटिस भेजकर संबंधित अपने राज्य सूचना आयोग में और इसकी मांग करिए। तो बेसिकली है क्या कि इनको 45 डेज में देना चाहिए, मतलब इनको डिस्पोज करना चाहिए आपका केस, ये कर्नाटक और कोलकाता हाई कोर्ट कहता है, उनका निर्णय है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तो जो कोर्ट के निर्णय है उनकी तामील नहीं हो पा रही है। जी मध्य प्रदेश में तो विधिवत सर्कुलर जारी करके ये लिखा है कि 90 डेज के अंदर, 3 माह के अंदर, यानी कि 90 डेज के अंदर इसका सुनवाई हो जाएगी। लेकिन जी फिर जब आप वो बात करेंगे तो जो सामने अन्य बातें आती हैं, आयुक्त आते हैं, जैसे बताते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पेंडेंसी बहुत बढ़ रही है।
ये तो सलाह दे दे क्या क्या करना चाहिए आगे। हाँ, पेंडेंसी बहुत बहुत बढ़ रही है इस तरह से। तो अभी तो ये हाँ जो अपने एक रेफरेंस नंबर इनको रजिस्टर्ड डाक से भी भेजना चाहिए, रजिस्टर्ड डाक से भी ना रेफरेंस नंबर ही नहीं आता है, आवेदन भेजने के बाद पता ही नहीं चलता है कि कहाँ है वो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। एमपी में भी यही स्थिति थी, अभी भी है लगभग, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि राहुल सिंह जी हैं यहाँ पर, रीवा संभाग हाँ, वगैरह राहुल देख रहे हैं, राहुल लेकिन सर जी आने के बाद तो लेकिन काफी लोगों को देश में भी पूरा सुधार हुआ लेकिन है। हाँ, लेकिन लोग इसके बावजूद भी समय पर मतलब चीजें नहीं आ रही हैं, अभी भी डिले हो जाता है, लेकिन काफी सुधार है ये कह सकते हैं अपन। तो जी जी। स्थितियां इस तरह से हैं। तो इसमें आप कह रहे थे कि क्या कोर्ट जाए, हाँ बिल्कुल कोर्ट जाइए। यदि इसमें क्या होता है कि यदि आपने द्वितीय अपील फाइल किया और सपोज करिए 3 माह 90 डेज का टाइम बीत गया, ऐसे तो 45 डेज ही पर्याप्त है, लेकिन सब 90 डेज इंतजार करिए। चलिए 90 डेज जी का यदि टाइम आपका बीत गया, तो आप जी। कोलकाता और कर्नाटक दोनों हाई कोर्ट के जो फैसले हैं वो हमारे पास हैं। कभी ग्रुप में आप मैसेज करिएगा तो मैं देखूंगा उसको, ईमेल मैं आपको एड्रेस आप। मैं हाँ आपको मेल आईडी दे दूंगा, उसमें मेल हाँ कर दीजिएगा। हाँ, तो मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। और वो दोनों हम्म। फैसले हैं जिसमें ये बात है, तो उसको आधार बना करके पहले तो आप एक लीगल नोटिस दे देना अपने मामले को लेकर हाँ के, साहब ये देखो ये हाँ। कोर्ट इस तरह से कह रहा है और आपने 90 डेज के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं करी है, ये 45 डेज में कह रहा है, तो आप सुनवाई कर दो 15 दिन में, अन्यथा की स्थिति में हमें कोर्ट जाना पड़ सकता है। 30 दिन में। हाँ, अन्यथा की स्थिति में मतलब कि आफ्टर मतलब हाँ ठीक है, 30 डे लीगल नोटिस भेजने के बाद आप उनको 30 डेज का टाइम दे दीजिए। तो मतलब 15 दिन का भी देके उनको बोलेंगे 15 दिन में अगर आप हमारे को कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं देते तो हम कोर्ट में जाने के लिए बाध्य होंगे। बाध्य। हाँ जी जी। बिल्कुल, इस तरह से करके आप किसी वकील या स्वयं यदि कोई आप हाँ नहीं सक्षम नहीं, है तो। वकील है अपने। और ये कि मैं कह रहा था इसमें परिवाद लगा सकते हैं ना बाद में, क्या परिवाद का कुछ औचित्य नहीं है? परिवाद इसको नहीं लगा सकते, यहाँ पर एक दिक्कत है। कोर्ट क्या है कि एसआईसी और सीआईसी के विरुद्ध आप सिर्फ हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं। मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह की आप बात कर रहे हैं ना, सेशन डिस्ट्रिक्ट के वो जो कोर्ट होती है निचले स्तर अरे नहीं की। नहीं, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि अपने धारा 18 में सीधे शिकायत परिवाद दर्ज कर सकते हैं क्या, द्वितीय अपील के बाद अगर सुनवाई नहीं होती है तो? कहाँ दर्ज करेंगे, आयोग में ये ही? जो मुख्य सूचना आयुक्त। अच्छा अच्छा, नहीं वो आप धारा 18 के तहत शिकायत कर सकते हैं, वो जी आपका अधिकार है, आप शिकायत कर सकते हैं धारा 18 के तहत। लेकिन जी। हाँ ठीक है, वो कर लीजिए, एक आप कर लीजिए कि भाई हमने 3 माह 4 माह 6 माह पहले हमारी अपील गई है और आज तक इसमें सुनवाई नहीं हुई है, तो इसमें कृपया सुनवाई की जाए, शीघ्र जी सुनवाई की जाए। शीघ्र सुनवाई का उसको आवेदन भी बोल सकते हैं, धारा 18 की शिकायत भी बोल सकते हैं, जो भी है। मतलब एक पत्राचार जब आप आयोग से करेंगे तो उसको धारा 18 के तहत ही एक शिकायत के तौर पे माना जाता है, तो धारा 18 के तहत आपका वो शिकायत हो गया। और नोटिस देने के बाद तो सीधा हाईकोर्ट ही जा सकते हैं, दूसरी कहीं जगह नहीं हाँ जा हाँ सकते। हाँ हाँ हाँ, वो सबसे अच्छा है, वो सबसे अच्छा। उसमें जानते हैं, उसमें आप यदि करेंगे तो वो ज्यादा हितकर है, न केवल आपके लिए बल्कि अन्य आपके स्टेट्स के सभी जो लड़के हैं जो लगा रहे हैं, मतलब जो आप लोग लगा रहे हैं आवेदक हैं, उनके लिए, सबके लिए अच्छा होगा। और आपके उस आदेश को नजीर बनाकर, उसको नजीर मानकर, और आगे भी इस तरह से किया जा सकता है। सभी लोग कहेंगे कि भाई नरेंद्र सिंह राजपुरोहित जी बनाम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, है ना, राजस्थान का ये आदेश है जिसमें ये कह रहे हैं कि इसमें आप वो करिए, तो इस तरह से करिए, ज्यादा अच्छा है। सभी साथियों को हम ये सजेस्ट करेंगे जो कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ साल 2 साल दिक्कत हो सकती है, इंतजार करना पड़ सकता है सुनवाई के लिए, 1 आध साल मान लीजिए कोर्ट में, लेकिन जब आएगा तो वो अच्छा रहेगा। जी जी। और आप जब बनाएं तो उसको न केवल आप अपने केस को लेकर के बनाएं, बल्कि उसमें और इस तरह से इंगित कर दें कुछ और मामलों को लेकर के, कि यहाँ फलाना आपके साथी होंगे बहुत सारे, उनका सबका इंक्लूड कर लीजिए मामले, सभी अलग अलग जिलों सभी के, दो चार जिलों के, कि साहब ये भी है, ये भी, ये भी है, तो एक पीआईएल के तौर पे हो सकता है इनफैक्ट। तेल लगा देंगे। चलो मैं हाँ बात करता हूँ गोवर्धन सिंह जी से, अपने एडवोकेट है राजस्थान आरटी के और बिल्कुल जयपुर में। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। रविंद्र, हाँ हाँ, देवेंद्र रविंद्र, अग्रवाल जी, हेलो। आलोक, आलोक जी, हेलो। जी शिवानंद जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ हाँ कि हम लोग बताइए इतना बताइए। कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ हाँ कर रहे हैं, क्या पूरे देश से अलग अलग राज्यों के राज्यपालों को और और सभी राज्यपालों के संग संग राष्ट्रपति को जी जी। इस सूचना कानून के अनुपालन न होने की स्थिति से एक साथ अवगत कराया जाए।
बहुत अच्छा आपका तरीका है और मैं इसकी बहुत क्योंकि संविधान के अंदर किसी भी चीज का अनुपालन कराने की इन दो लोगों ने शपथ ली हुई है। लेकिन और जब इन दोनों ने इस कार्रवाई के लिए शपथ ली हुई है तो हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं और अलग अलग फोरम पे अलग अलग राज्यों से हम देख रहे हैं कि पूरे मतलब काम बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एक साधारण सा 1 रुपए या 2-3 रुपए का पत्र हम सब मिल करके राज्यपाल और राष्ट्रपति को संबोधित नहीं कर रहे हैं कि साहब आपने अनुपालन की शपथ ली है और इस शपथ का अनुपालन नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से जब राज्यपाल तक ये सीधी बातें पहुंच जाएंगी या राष्ट्रपति तक सीधी बातें पहुंचेंगी तो पूरे ऊपर से नीचे तक एक हलचल होगी। अभी क्या हो रहा है कि हम सब मिल करके कर तो रहे हैं समुद्र मंथन, लेकिन समुद्र मंथन में सब मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, और जब तक पूरा मंथन नहीं होगा तो ये कुछ निकल के नहीं आएगा। बड़ी मुश्किल से ये कानून निकल के आया था, बहुत ही मतलब उन सबको करने के बाद ये कानून निकल के आया। वरना हमारे यहाँ की जो चुनी हुई सरकारें हैं ये तो जनता को बताना ही नहीं चाहती हैं कि हमने आपके लिए जो योजना बनाई थी उसका धरातल पे कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ। 100% आपसे 100% में आपसे करोड़ों अरबों रुपए के टैक्स के फंड को मतलब मिसयूज किया जा रहा है। और हम सब अगर थोड़ा सा प्रयास करें, जनवरी आते आते ये संख्या अगर प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल को 10-10 हजार भी पत्र पहुंच जाते हैं और राष्ट्रपति के पास 1 लाख पत्र पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से एक नया उदय होगा सूचना के अधिकार का। बिल्कुल, तो इसके लिए वो किया जाए, ड्राफ्टिंग तैयार की जाए आलोक जी, और अपन इसके लिए प्रयास करते हैं। शिवानंद जी, इसमें कोई ड्राफ्टिंग की किसी की आवश्यकता नहीं है। हर आवेदक केवल इतना राज्यपाल को संबोधित करे और राष्ट्रपति को संबोधित करे कि 18-19 का अनुपालन नहीं हो रहा है और 18 का अनुपालन नहीं हो रहा है, साथ ही साथ धारा 7 का अनुपालन नहीं हो रहा है। हाँ, फिर भी अपन ये भी थोड़ा सा प्रिपरेशन करके दे देंगे। नहीं, देखिए होगा क्या, अगर पूरे देश के एक्टिविस्ट अपने अपने हिसाब से 4-4, 5-5 लाइन का पत्र राज्यपाल और राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे तो एक अलग इफेक्ट होगा। और अगर एक ड्राफ्टेड जाएगा तो वो मतलब ये पूरा सिस्टम जानता है कि हमको कहाँ पे किसको क्या करना है। सही है। इफ एन अदरवाइज हम देखें तो बड़ी मुश्किल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस परव्यू में लाया जा पाया, बहुत ही मुश्किल से, और वहां पर भी अभी भी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है कि साहब आप जो ये नाम निर्देशित कर रहे हैं अगले जजों के, इसमें क्या क्या आपने चीजें ली हैं, क्योंकि वो उनका पावर है। तो बहुत सी चीजें हैं जो हम लोगों को 2040 तक, एटलीस्ट 2040 तक एक डेमोक्रेसी अपने फुल फॉर्म में हो। नहीं, आपका प्रयास, आपकी सोच परफेक्ट है और हम इसका फुल सपोर्ट करते हैं, और हम तो शुरुआत कर देंगे और हर मीटिंग में इस बात की, आपकी बात की हम रखते रहेंगे और रखते भी रहते हैं। हालांकि यही सारी चीजें अपन अलग अलग मोड में, लेकिन जो आपने कहा है कि स्पेशली राज्यपाल और राष्ट्रपति को अपन एड्रेस करके अपनी अपनी समस्याओं के विषय में, धारा 18, 19 और 7 के अनुपालन के विषय में, तो हम बिल्कुल ये प्रयास करेंगे। जयपाल सिंह जी भी है, वो भी अपनी बात इस विषय पर कहना चाह रहे थे कुछ। जयपाल सिंह जी, आपने तो इसमें प्रयास भी किए कुछ पहले भी, पत्राचार वगैरह। जी, मैंने भी प्रयास किया था उस समय, और जो छत्तीसगढ़ से भी एक किसी प्रकार का ड्राफ्ट भी आया था, तो उसके माध्यम से भी बना के सभी प्रदेशों से और जिलों से पहुंचाए गए थे। तो आदरणीय भाई साहब ने जो सुझाव बताया वो बहुत अच्छे, लेकिन इसमें आपने जो बताया ड्राफ्टिंग करके, हम जैसे मान लो जिला राजगढ़ है तो इसमें जितने भी आरटीआई कार्यकर्ता हैं उनका एड्रेस और नाम लिख करके पर्सनली एडी लगाकर हम जो राज्यपाल, अपने जो प्रदेश के राज्यपाल हैं वो और राष्ट्रपति जी को पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए एक ड्राफ्टिंग करके एक फोल्डर बना करके जो अपना उनका जो जहाँ से डाले उनका नाम, पता, एड्रेस डाले, वो चेंज करके वो पहुंच जाए। तो ये जो संख्या में जो बताया, जब तक एक अभियान के रूप में लेकर जब तक हम नहीं चलेंगे, जो संख्या बताई है वो संख्या उतनी जब ही हो पाएगी। मेरा ये इतना सा थोड़ा सा जोड़ने का था, और अगर ऐसा कुछ सुधार हो तो बताइए श्रीमान। बस यही है इसमें कि हम अभियान के रूप में लेके प्रत्येक जिले और ब्लॉक स्तर और यहाँ तक कि ग्राम पंचायत स्तर से 1-1, 2 लोग ले, तो इस संख्या तभी बढ़ पाएगी राष्ट्रपति महोदय को और राज्यपाल जी को।
जी श्रीमान, बिल्कुल सही बात है। इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी आपने देखा होगा, हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास, आप भी यहाँ से हैं, राजगढ़ से, एमपी से हैं, तो हमने देखा होगा कि हम लोगों ने ऑनलाइन फाइलिंग के विषय में, एमपी में सूचना आयोग में ऑनलाइन फाइलिंग के विषय में हमने व्यवस्था के लिए आयोग को लिखा था। आपने भी लिखा, सबने लिखा, हमें नहीं पता कि कितने लोगों ने लिखा, लेकिन अपन मानते हैं कि एमपी से कम 100, 150, 200 लोगों ने तो लिखा, ईमेल किया होगा, और हम कहते हैं पत्र लिखा, मान लीजिए बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होगा, हम गेस कर रहे हैं, हालांकि वो जानकारी हमें नहीं है। हो सकता है कि अच्छे सद्भावपूर्ण लोग हैं आरटीआई के प्रति और उन्होंने इसको प्रचारित किया हो और भी लिखा हो। तो उस बात का असर ये हुआ कि आखिर उनको उतने ईमेल तो जीएडी को पढ़ना पड़ेगा, है ना, उतने पत्र तो देखने पड़ेंगे। तो हम कहते हैं चलिए 100-150 ही पत्र पूरे एमपी से जिनको पहुंच गए और एक ही तरह के हैं, तो उनको सोचना तो पड़ेगा ना कि लोग यार आरटीआई के लिए ये ऑनलाइन फाइलिंग की मांग कर रहे हैं। एसआईसी को गया था, और मतलब वहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी गया था, राहुल जी को भी मतलब ईमेल था, तो उनको भी लोगों ने किया। तो राहुल जी का इसमें अच्छा प्रयास था, शुरू से ही था, और अभी भी उनका बहुत अच्छा प्रयास है इसको, और उन्होंने इस बात को सूचित भी किया था ट्विटर में, जब ये व्यवस्था जनसंपर्क कार्यालय ने भी सूचित किया था। इनफैक्ट उस समय मैं गाड़ियों वाले मामले में थोड़ा सा उलझा हुआ था, क्योंकि ज्यादा उसमें टाइम दे रहा था, तो मैं वो मैसेज देख नहीं पाया था। लेकिन बाद में दूसरे तीसरे दिन जब मैं देखा तो मुझे काफी खुशी हुई, और हमने कहा कि भाई ये जिस तरह से कहा जाता है कि सूचना आयोग जो है वो एम्बेसडर ऑफ द आरटीआई, इस तरह से बोल सकते हैं, तो आयुक्त की जीत है, ये तरह से आयोग की जीत है। आम जनता तो इतने दिन से वैसे भी चिल्ला रही, लेकिन यदि आयोग आज इसको करवा पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आयोग पर ही तो रिलाई करता है एप्लीकेंट। तो ये बड़ी अच्छी बात थी, और इसका छोटा सा उदाहरण है, आलोक सिंह ने जो बात कही है ना, ये इसका छोटा सा बहुत माइनर एग्जाम्पल है। और इस तरह से यदि छोटे स्तर पे भी प्रयास किए जाएं, हम कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हर स्टेट से अपन 20,000 25,000 ना भी हुए, है ना, तो हम कहते हैं चलिए कोई बात नहीं है, 20-25-100 भी हुए यदि अभियान के तहत, हम अपेक्षा करते हैं, तो वो भी सभी स्टेट से यदि इतने हो जाते हैं तो इसका भी इम्पैक्ट एक जाएगा। आखिर पत्र समेटने वाला जो कार्यालय में बैठा हुआ है, राज्यपाल कार्यालय में, राष्ट्रपति, उसका दिमाग तो एक बार थोड़ा सा ये लगेगा ना कि यार इतने सारे एक ही तरह के पत्र और ये लोग मांग कर रहे हैं, तो ध्यान आकर्षण होगा तो उस विषय पे कार्रवाई होगी। तो बहुत अच्छा ये सुझाव है, और अपन इस पे पूरी तरह से सहमत है, और अपन करेंगे। तो जयपाल सिंह जी, ड्राफ्ट तैयार होगा, आगे आने वाले समय में अपन इस पे मिल बैठ के काम करेंगे, और ये करेंगे, क्योंकि शांतिपूर्ण, अहिंसात्मक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से जो भी व्यवस्थाएं अपन कर सकते हैं, अपनी आवाजें, अपने राइट्स के लिए हमें प्रयास करते रहना पड़ेगा, और उसी से परिवर्तन आता है। जी जी। रविंद्र कुमार जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कृपया अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखें। हाँ राज पुरोहित जी, जरूर, हम उसको डॉक्स में बनाएंगे और सबको सर्कुलेट करेंगे डॉक फाइल में। रविंद्र कुमार जी लगता है हैंड रेज करके कुछ, और हमारे साथी में गहोई धनी राम जी हैं। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ रविंद्र कुमार जी बताइए। हाँ सर, मैं ये खुल के आज लोग बोलिए, आज आपके बहुत मतलब इसको अपन बहुत इसको उसके तौर पे नहीं ले रहे हैं, तो अपनी जो भी बातें हैं आप लोग रखिए। बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे किसी पीआईओ ने पत्र वापस कर दिया, आपने सर अभी मैं पीछे बात सुन रहा था, तो सर ये कह सकते हैं कि एक कानून की अवहेलना, अवज्ञा नहीं होगी सर? इस तरह से आरटीआई का पत्र, आरटीआई एक्ट का वायलेशन नहीं होगा सर? ये बहुत बड़ा वायलेशन है, क्यों नहीं है? इस पर तो सर हम इस पे 166 पे ले नहीं सकते उनको अगर चाहे तो? सर इसको लिया जा सकता है, लेकिन पहले इसकी एक कंप्लेंट वगैरह करनी पड़ेगी, मतलब इसको सीधे नहीं किया जाएगा। हमें लगता है कि या कि धारा 18 की कंप्लेंट एक की जाए, या कि प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी सूचित किया जाए, क्योंकि जो बात निकलकर सामने आई थी, ताराचंद जी और राव धनवीर जी जो हमारे साथी हैं राजस्थान हरियाणा साइड से, वो इस विषय पर काफी काम किए हैं, काम कर रहे हैं। राकेश सोगानी जी भी। उस स्थिति में ऐसा था कि अगर मान लो 30 दिन के बाद पीआईओ जवाब नहीं देता है हमें, और उसके बाद हम सीधा हम उसकी 166 और 66 पे एफआईआर नहीं कर सकते हैं, तो उसका एक 45 डेज के लिए जो हमें फर्स्ट अपील बना रखा है, तो उसको उसके जवाब का वेट करना होगा हमें, फिर उसकी एफआईआर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए विधि की अवज्ञा कर रहा है। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा इस पे इंटरप्रेट करूं, तो आप जो भाई साहब कह रहे हैं
आप जो भाई साहब कह रहे हैं जी, आप जो भाई साहब कह रहे हैं आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और लेकिन उसके लिए आपको फिर पहले तो एफआईआर के जो प्रोसीजर है वो करने पड़ेंगे, फिर वहां से भी क्योंकि लिखी नहीं जानी है, गवर्नमेंट मशीनरी के खिलाफ है, तो आपको जाना पड़ेगा 156(3) में। 156(3) में भी जा करके आप अभियोजन स्वीकृत कराएंगे जी, आपको अभियोजन स्वीकृत हो जाएगा। अभियोजन स्वीकृत होने के बाद आपका 202 में बयान होगा, और 202 में आप सिद्ध नहीं कर पाओगे सीआरपीसी 202 में कि एलिगेशंस क्यों हैं, और वहां पर जो मजिस्ट्रेट इन पावर है वो आपकी कंप्लेंट को आगे फर्दर किसी मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल के लिए संदर्भ नहीं करेगा, और इस सब प्रक्रिया में आपका लगभग 3 वर्ष लग जाएगा। ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसे, उसके लिए केवल हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सूचना मांग किससे रहे हैं। सूचना हम कभी भी निम्न स्तर के जन सूचना अधिकारी से कभी भी ना मांगे। बहुत स्पष्ट है कि हम निम्न स्तर के जन सूचना अधिकारी से सूचना कभी भी ना मांगे। बहुत सही बात। उस कार्यालय का, उस मंत्रालय का जो मुख्य व्यक्ति है, हम उससे, वहाँ जो जन सूचना अधिकारी है, हम उससे जन सूचना मांगे। 6(3) के तहत वो अंतर, हाँ 6(3) के तहत अंतरित कर देगा। 6(3) के तहत उसकी ड्यूटी है वो ट्रांसफर करेगा, और अपने सुपरसीडिंग के एक्शन को वहां पे वायलेट करता है, तो एक निश्चित रूप से हमारे पास एविडेंस इन द सीआरपीसी होता है। हम उनको 6 महीने में एटलीस्ट 1668 की तो हम प्रोसीडिंग स्टार्ट कर ही सकते हैं। बहुत सही पॉइंट बताया आलोक जी ने। हाँ, इस तरह से फॉलो करिए। सही है जी सर। अभी पीछे एक बात चली हुई थी कि 197 का जो हमें प्रोसिक्यूशन चलाना है, तो क्या ये तो पुलिस का काम है बताया गया था, या हमें ही चलाना होगा इस तरह से? अगर किसी परमिशन लेना है एफआईआर के लिए, तो ये क्या मतलब हमें करना पड़ेगा या पुलिस का काम है, इसमें बताया गया था सर। आलोक सर आपसे बात करना चाहेंगे। सर अगर हम देखें तो सीआरपीसी सेक्शन 40 इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर कोई घटना हो रही है तो वहां पे जो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है वो उस घटना की जानकारी कंसर्न मजिस्ट्रेट को अवेलेबल कराएगा अंडर सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 40। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि हाँ, क्योंकि हम लोग ऐसी घटनाओं की बात कर रहे हैं, रहा है किसी पब्लिक सर्वेंट के एफआईआर कराना है तो 197 का प्रोसिक्यूशन चलाना जरूरी है क्या? परमिशन लेना जरूरी है क्या? ये तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम रहेगा क्या? मतलब जो एफआईआर का एप्लीकेंट है उसका रहेगा? नहीं आप देखो ना, अगर 156 में रिपोर्ट आ गई कि नथिंग हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट सच कॉज, राइट, मतलब अगर पुलिस रिपोर्ट से 173 में ये रिपोर्ट आ गई है कि वहां पर इस संबंध में ये घटना है और संबंधित कोई वाद दर्ज नहीं है, तो सक्षम मजिस्ट्रेट उसको परिवार में दर्ज करके आपका 200 का बयान लेंगे। ठीक है जी। तो एक अपना सीआरपीसी का अपना प्रोसीजर है, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। अब 197 में आप चाह रहे हो तो उससे पहले सीआरपीसी 190 में मजिस्ट्रेट को ये प्रूवन तो करोगे आप। सीआरपीसी 190 स्पष्ट रूप से कहती है कि मजिस्ट्रेट किसी भी घटना के संदर्भ में 173 में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार कॉन्ग्लिजेंस लेगा, ये उसके ऊपर है। ट्रायल तो 197 में ट्रायल स्टार्ट होगा ना। लेट योर कंप्लेंट शुड बी फिक्स फर्स्ट। ठीक सर, बात है। तो आलोक कुमार जी, हाँ आलोक कुमार जी का नंबर आप लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में। रविंद्र कुमार जी, हम उनसे सर जुड़े हुए हैं, संविधान की पाठशाला से हैं सर, लखनऊ से हैं सर। सर जुड़े हुए हैं, पाठशाला में हैं सर, हम उनसे परिचित हैं। तो सर मैं कह रहा हूँ कि अगर अवज्ञा कर रहा है पब्लिक सर्वेंट तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सर बताएं आलोक जी, सर क्या करना पड़ेगा? अगर एक पब्लिक सर्वेंट अवज्ञा कर रहा है, आरटीआई एक्ट का वायलेशन कर रहा है घोर तरीके से, तो क्या करें हम? तो देखिए, सबसे पहले अगर हमारे पास संगठन है तो संगठन के लेटर हट लिखते हुए हम संबंधित राज्यपाल को इसकी सीधे शिकायत प्रेषित कर दें। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट जो आईपीसी में व्यवस्था उसका अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग कहीं भी, सीधे राज्यपाल को बताना होगा।
बिल्कुल राज्यपाल को बताना होगा। राज्यपाल को बताने के बाद हमारे सारे जो द्वार होते हैं वो खुल जाते हैं। फिर अनुच्छेद 226 जो कि रिट में हम जा सकते हैं, और रिट में जाने के बाद ये होता है कि हाईकोर्ट उसका संज्ञान लेगा फिर। अब एक चीज और बताइए सर, अगर कोई पीआई को गलत सूचना उपलब्ध करा देता है तो उसकी स्थिति में क्या है जो 190? अच्छा, आप मुझे बताओ, आप मुझे एक बात बता दो, आप सूचना चाहते क्यों? सार्वजनिक करने के लिए, भ्रष्टाचार को, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको बताने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। नहीं, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये आपको कब कब पता चला भ्रष्टाचार हो रहा है? सूचना को उजागर नहीं किया, हमको पता चला। अब किसी अज्ञात स्रोतों से पता चला, ये तो कैसे ही पता चल सकता है ना। हमको दिखाई दे रहा है, उसको जब तक ओपन लिखित में नहीं देगा तब तक हम उसको मानेंगे नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है ना, जो कुछ लिखित नहीं है और केवल सुनित तो है। लिखित लेने के लिए तो आरटीआई लगा रहे हैं ना सर। मतलब आप लिखित लेने के लिए तो आप एक काम करो ना, आपके पास उस कार्यालय में जा करके पत्रावलियों को निरीक्षण करने की शक्ति सूचना के अधिकार में प्राप्त है। सर निरीक्षण करने के दौरान हमारे साथ में कुछ घटना वार्ता की, चलिए वो सर हमें मालूम है, आरटीआई 2J1 का हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम जो लिखित सूचना मांग रहे हैं वो भी तो 90 आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 19 का हम उपयोग कर रहे हैं, 91 का। कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं ना? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो फिर हमें राइट्स, हमारे राइट्स हैं नहीं, आप एक चीज तो समझो ना, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट 2005 के बाद घोषित किया। हाँ तो घोषित किया जब भी किया, लेकिन हम उसी के बाद तो कर रहे हैं सर। हाँ, नहीं, आप अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए जो भी आपके पास जो उपलब्ध अगर मान लीजिए हमें कोई पीआईओ बार बार सूचना गलत दे रहा है, तो जो आईपीसी सीआरपीसी में व्यवस्था है उसका हम उपयोग क्यों नहीं करेंगे? आईपीसी सीआरपीसी से ऊपर जो है वो हमारे पास एक लॉ ऑफ लैंड है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर हमें उसके प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अभी चर्चा हो रही है। अगर आपको, आप सुनो तो, अगर आपको उसके सारे प्रोविजंस मालूम है तो आप जो बीच का लिटिगेशन है, जहां पर बीच के लिटिगेशन से भी रेमेडी उपलब्ध होती है, आप क्योंकि नहीं चाहते कि बीच के लिटिगेशन से आप रेमेडी लें, तो आपको क्योंकि लॉ ऑफ लैंड पता है, आप सीधे लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग अप्रोच करेंगे, क्योंकि आपको बीच का लिटिगेशन पता है और लॉ ऑफ लैंड भी पता है, तो आप लॉ ऑफ लैंड को अप्रोच करेंगे। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो सब कुछ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये जो दंड की व्यवस्था कहाँ है? आप ही ने सर कहा था आईपीसी सीआरपीसी का, मतलब, और अतुल सर ने भी कहा था कि इसको चलाया जाए पाठशाला में, तो अभी तक सर उसमें लागू नहीं हुआ सर, मुझे लग रहा। संविधान में दंड की व्यवस्था कहाँ है? अगर कोई चीज का अवज्ञा, वायलेशन हो रहा है, वायलेशन ऑफ इंडिया कह सकते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे? तो आईपीसी सीआरपीसी की व्यवस्था बना रखी ना। वो मुझे लग रहा है कि विषय से पूरा विषय में, मतलब एक बहुत छोटे से बहुत सूक्ष्म कानून की चर्चा हो रही थी, आरटीआई की, और हम लोगों ने एक बृहद विषय पे ले जाकर इसको मोड़ कर दिया। तो मुझे लगता है छोटे कानून पे चर्चा रहने दें, और जितना इस एक्ट नंबर 22 में लिखा है हम केवल उसी पे ही अपना ध्यान रखें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आलोक कुमार जी, और हमारे और भी साथी हैं कुछ इस छोटे से कार्यक्रम में कुछ बोलना चाह रहे होंगे, तो उनको भी फिर सुना जाए। मोहम्मद शब्बीर जी काफी समय से पूरे कार्यक्रम को बड़े उत्सुकता के साथ देख रहे हैं, और हमें लगता है कि वो कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। आप भी बोलिए मोहम्मद शब्बीर जी, प्लीज गो अहेड, बोलिए। जी शिवानंद सर, नमस्कार सभी। भोपाल से हूँ मैं, और लगातार सारे प्रोग्राम में रहता हूँ, हालांकि फिजिकल दिखता नहीं, बस नाम है। तो मेरे कुछ आरटीआई चल रहे हैं सर, एक्चुअली फीडबैक वहाँ पे कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। अभी मैं चर्चा करना चाहूंगा दो तीन, एक प्राइवेट कॉलेज की, एक प्राइवेट कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, मैंने वहां से कुछ जानकारी चाहिए थी एडमिशन का और रिजल्ट के बारे में, और वहां पे जो स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं बच्चे, उसके बारे में जानना चाहता। तो आरटीआई लगाई मैंने वहां प्राइवेट कॉलेज में, कुछ फीडबैक नहीं मिला। फर्स्ट अपील लगाई, नहीं मिला। सेकेंड अपील लगाई, नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने यूजीसी को लगाया, उसी संबंध में यूजीसी को वही सवाल पूछा, तो संबंधित जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में आरटीआई गई, वहां पे फिर जवाब मिला कि भाई वहां से अंतित कर दी गई है आपकी आरटीआई। तो मेरा जो फर्स्ट अपील फिर बना, वो यूनिवर्सिटी को मैंने लगाया, यूनिवर्सिटी के बाद में भी जवाब नहीं मिला। फिर सेकंड अपील मैंने वहां पे भी लगाया। तो उसके बाद मेरे पास वहां से कॉल आया, मैं वहां गया था,
तो एक जानकारी तो वहां से मुझे प्राप्त हो गई कि कितने लोग वहां से पास आउट हुए, लेकिन 3 जानकारियां जो और थी, जो वहां पे उनका स्कॉलरशिप से संबंधित था वो नहीं दिया गया। दूसरी चीज ये कि जो एडमिशन लिए गए थे वो नहीं दिए गए, क्योंकि वहां पे सीट का एक लिमिट होता है, 50 सीट का लिमिट था, तो उनके पास शायद 70 या 80 या 100 एडमिशन लिया था उन्होंने। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले बच्चे नहीं थे, कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट लेके स्कॉलरशिप वहां पे लिया हुआ है, तो वो भी जानकारियां मुझे नहीं मिली। और उसके साथ साथ जो मेरा फर्स्ट और सेकंड अपील के बाद में ये जानकारी मिली थी, उसके बाद में भी उन्होंने क्या किया, जो जानकारियां दी उसके लिए मुझसे फीस चार्ज किया। तो फीस चार्ज किया, मैंने उनको बोला भी कि भाई फर्स्ट अपील में आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में देना है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप चार्ज भरेंगे तभी आपको मिलेगा। तो मैंने चार्ज भी भर दिया और मैंने ले ली जानकारी। तो अब बनता है शिकायत। क्या जो मुझे फर्स्ट अपील के बाद में जानकारी मिली उसके चार्ज उन्हें लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? बहुत ही एक आम प्रश्न है आपका, और अक्सर समस्याएं सभी के साथ आती हैं। जी। मैं यहाँ पर, हमारे बीच में है साथी आलोक जी। आलोक जी कृपया। हाँ, मैं सर ये कहना चाहूंगा, फर्स्ट अपील के बाद में अगर उनको जो खर्च लिया गया, सर मैंने सुन लिया, सूचना देने मैंने के आपके लिए, सवाल को सुन लिया। अब जी। आप ये समझिए कि 7-6 में आपका जो व्यवस्था नहीं है सवाल सर। है, आपका जो सवाल है बहुत स्पष्ट है, लेकिन आपने जब उल्लंघन हो रहा था, आपने उल्लंघन होते समय उल्लंघन का साथ दिया और पैसा दे दिया। जी। अब आप उस चीज का प्ली नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन बात तो वही है कि अगर जैसे मुझे एक जानकारी मिल रही है, 3 बिंदु में मैंने जानकारी चाहिए थी, 4 बिंदु में एक जानकारी मुझे मिल रही थी, और उस पर भी कंडीशन था कि भाई आप ये चार्ज भरेंगे तो मिलेगा। तो मेरे लिए वो जानकारी पहली जरूरत थी। मैं अगर उस वायलेशन की बात करता हूँ तो मुझे वो जानकारी भी नहीं मिल रही थी, मैंने वो ले लिया है और फीस भी उनकी रसीद कटवा ली है। अब शिकायत तो बनती है क्योंकि उन्होंने चार्ज के लिए मुझे फोर्स किया, मेरे लिए जानकारी प्राथमिकता थी, मैंने वो जानकारी ले ली। अब फीस तो मुझे अगर वो स्टार्टिंग में देते तो भी फीस मुझे देना था, लेकिन अब फर्स्ट अपील के बाद दे रहे हैं, तो मैं उसमें अगर मैं फाइट करता हूँ, वो मुझे जानकारी नहीं मिलती है, तो मेरा लंबा टाइम गया है। अगर आप कहें सर तो मैं बोलूंगा सर थोड़ा सा। जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि 30 दिन के बाद अगर वो पीआईओ आपका फेल होता है सूचना देने में, तो आरटीआई की धारा 7-6 में निःशुल्क सूचना देने का प्रोविजन है। तो आपने इस चीज को बताया क्यों नहीं उनको? आपको नहीं, बताना चाहिए। मैंने उनको बताया, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आपको चार्ज भरना होगा तो ही मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है, अभी मैंने ले लिया, लेकिन 2 जानकारी अभी पेंडिंग नहीं, है। देखिए आपको चीज वहां पर एक चीज करनी चाहिए थी। आपके पास 2 कंडीशन स्पष्ट थी, या तो आप पैसा देने के साथ साथ एक शिकायत दर्ज कराते, वो भी आपने नहीं किया। आपने पैसा देना था, अगर आपकी मजबूरी थी तो पैसा देते हुए उसी संग आपको शिकायत भी दर्ज करा देनी चाहिए थी कि ये नियमों का उल्लंघन है जो मुझसे जबरन शुल्क लिया गया, क्योंकि सूचना मेरे लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए जो शुल्क था वो मैंने दिया। लेकिन यही शुल्क अगर मुझे धारा 7 के तहत समय अवधि में मुझसे मांग लिया गया होता तो मैं बाध्य होता देने के लिए। अब बाध्य नहीं हूँ देने के लिए, और अब मुझसे जबरन लिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या इसकी शिकायत बाद में की जा सकती है? क्योंकि अभी मेरी देखिए अभी क्योंकि 4 बिंदु में मेरी जानकारी थी, जिसमें से 1 तो मुझे प्राप्त हो गया, 3 अभी भी पेंडिंग है। तो उसपे अब वो ऑलरेडी मैंने उसपे सेकंड अपील लगा चुका हूँ और उसकी शिकायत भी चाहता हूँ करना। तो क्या मैं शिकायत अभी कर सकता हूँ? सर आप शिकायत करने के लिए अब बेहतर है कि एक दूसरा विकल्प अपनाओ, और जो हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री पीआईओ है जी, आप उसको यही जो आपका फॉर्मेट एप्लीकेशन था आप उसको ऑनलाइन भेज। तो वो तो हुआ जानकारी लेने के लिए, फिर से आरटीआई लगाने की बात हो गई। तो सर उससे क्या फायदा होगा अगर दोबारा आरटीआई लगाएंगे सर? अब उनका पैसा तो चला ही गया मेरे ख्याल से सर, आलोक सर। अब उनको पैसा वापस मिलने के लिए अगर चाहे तो शिकायत तो कर ही सकते हैं ना आप तो चाहे 18(1) में शिकायत कर सकते हैं, वायलेशन ऑफ आरटीआई एक्ट का भी हो सकता है वायलेशन। आप पीआईओ की शिकायत कर सकते हैं जिसने आपसे शुल्क लिया है, उसकी रसीद आपके पास में है सर? रसीद मेरे पास है, यूनिवर्सिटी से कटी हुई रसीद है। आप इसका चाहे तो आप आलोक सर जी अपने विधिक रूप से बताएं सर, इसमें क्या पीआईओ का वायलेशन जो कर रहा है एक्ट का, तो उसमें क्या सर कोई विधिक कार्रवाई हो सकती है सर? इस बात की बात करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब तो फर्स्ट दोबारा आरटीआई आवेदन करने से क्या फायदा, समय बर्बाद होगा।
और सर मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली मैं भोपाल में हूं, मेरा ये आरटीआई नागपुर में लगा था और 6 महीने के बाद लगभग मेरी ये अपील की सुनवाई थी, जिसमें मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें मात्र फीस मुझे 64 रुपए देने थे। और उसके लिए मैं भोपाल से नागपुर गया, वहाँ होटल भी कॉस्टिंग करी, यूनिवर्सिटी जाने का भी कॉस्टिंग किया, तो वो मेरा बड़ा खर्च था। ये 64 रुपए बड़ा नहीं लग रहा था मुझे, तो मेरी प्राथमिकता थी कि मैं जानकारी ले लूँ 64 रुपए दे करके, तो मैंने उस आप समय ले एक डीडी बना के भेज सकते हैं, अगर आपको जाने की जरूरत थी सर। नहीं, उसके लिए मैं आपको बताऊं कि उन्होंने फर्स्ट अपील जब सुनवाई रखी थी, मुझे उन्होंने पत्र भेजा, मैंने उसके जवाब में उनको भेजा कि भाई मैं भोपाल में हूं और यहाँ से आने जाने का कन्वेंस भी ज्यादा है और ये कोविड का टाइम भी चल रहा है, तो और मैं बाहर शहर में भी हूँ, तो इसलिए जानकारी मुझे आप मेरे सारे तथ्य और डॉक्यूमेंट लगाकर मैंने उनको जवाब भेजा कि आप मुझे मेरे पते पे भिजवा दीजिए। तो उन्होंने जानकारी ना भिजवाते हुए उन्होंने फर्स्ट अपील की सुनवाई एक अनदर डे में रख दी और अगले डेट की फिर मुझे उन्होंने एक एप्लीकेशन आवेदन भेजा, लेटर भेजा कि आपके अनुसार जो है आप यहाँ नहीं आ पा रहे थे, कोविड का टाइम है और आप बाहर भी शहर में थे, तो आप एक काम कीजिए, आपके हिसाब से मैंने एक सेकेंड डे रख दिया है, आप उस डेट को जरूर आ जाए, नहीं तो एक तरफा कार्रवाई कर दी जाएगी। तो मुझे लगा कि ये टाल रहे हैं और सेकेंड डे टाइम दिया हुआ मुझे, तो मैं जाता हूँ, क्योंकि जानकारी मुझे लेना ही था, तो मैं गया। और जाने के बाद उन्होंने कॉस्टिंग बताई कि ये भी लेना है, तो मैंने कहा ठीक है आप करिए और मुझे जानकारी पहले दे दीजिए, हालांकि रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लेना है आपको, लेकिन फिर भी आप कॉस्टिंग की बात करें तो काटिए और मुझे जानकारी दीजिए। ले लीजिए। मैं सर निवेदन करना चाहूंगा शिवानंद जी से और आलोक सर जी से, इस ऐसी स्थिति में पीआईओ अक्सर करते हैं, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ कई बार, तो सर इसमें क्या वायलेशन नहीं रख रहा आईटी एक्ट का, और हम इस पे आईपीसी सीआरपीसी का क्या विधिक उपयोग कर सकते हैं सर? आलोक सर जी और शिवानंद जी सर इसमें मार्गदर्शन करें सर। आईपीसी के बारे में तो हमारे अन्य साथी आलोक जी और आपके ताराचंद जी ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसका मतलब ताराचंद जी और राव जी ने इसका प्रैक्टिस किया हुआ है, तो प्रैक्टिस इज बेटर देन थ्योरी मुझे लगता है। हम लोगों ने तो अभी इसका किया नहीं है। हाँ, प्रावधान तो हम लोगों ने भी सीखे सुने आप लोगों के सबके साथ में, जिस तरह से था प्रेजेंटेशन में भी आया था, तो उसको देखा जाए। और हालांकि सर मैंने राव धनवीर सिंह जी से बात की थी। हाँ। और मेरी भी ऐसी बहुत सारी बाकी स्थितियां हैं, तो उन्होंने तो कहा था आप बिल्कुल बेझिझक लगा सकते हैं, और हमने कहा उसका हवाला भी उन्होंने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी हमको दे रखा था, तो बोले आप लगा सकते हैं। और ने साथ अपने एक 12 अक्टूबर को जो आयोजन किया गया था राजस्थान में, तो उसमें यही कहा था मीडिया के सामने कि मेरी एफआईआर इसलिए दर्ज हो जाती है कि मैं ललिता कुमारी बनाम का हवाला डालता हूं, और एफआईआर में दर्ज आती कि उन्होंने कोतपुल्ती जयपुर में जिला एसडीएम की एफआईआर दर्ज कराई थी। तो मुझे लगता है जब ऐसे स्थिति में उनकी हो सकती है, तो आम पीआईओ की एफआईआर नहीं बिल्कुल सही बात है। ललिता कुमारी, हाँ ललिता कुमारी बनाम वो जो केस आपका है इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला, वो तो बहुत ही एक सेलिब्रेटेड है, और उसमें तो जब भी कभी आपकी 154 के तहत एफआईआर दर्ज नहीं होती जी, 156(3) का सहारा कम लेना पड़े, इसके लिए मेरा कोशिश है, हवाला जरूर डालना चाहिए। सीआरपीसी में जब 154 के तहत नहीं एफआईआर दर्ज करते तो उसकी बात की जा सकती है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि भाई एफआईआर तो आपको दर्ज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरा अपना एक व्यू है सर ताराचंद जी, और उनके साथ मैं जाना चाहूंगा कि अगर पीआईओ को हम इस तरह से बताएंगे नहीं, वायलेशन ऑफ जो लॉ का कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, तो हमें आईपीसी सीआरपीसी का अगर कहीं भी हमें जगह मिलती है तो हमें करना चाहिए, वरना तो ऐसे आरटीआई में बोलते रहेंगे बहुत समय तक, फर्स्ट अपील सेकंड नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सालों साल डिसीजन नहीं मिलता सर। मेरी 4 साल पेंडिंग है अभी आप मेरा नंबर ट्रैक करके देखें कि मेरे उत्तर प्रदेश सरकार में 24 अपील लंबे चल रही 4 साल से, उसका कोई डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं सर। तो मैं निवेदन करूंगा कि सर आप लोग कुछ मार्गदर्शन करें सर। मुझे लगता है कि अभी देखिए, अभी हमारा जो व्यू है, ताराचंद जी और राव जी धर्मेर जी ये कर रहे हैं, और बहुत सारे साथी ये कर रहे हैं उधर राजस्थान साइड के, लेकिन अभी हमारा व्यू इसमें थोड़ा सा बहुत क्लियर नहीं है कि हम आरटीआई के उल्लंघन को लेकर यदि हम ज़्यादा सीआरपीसी और आईपीसी के उसमें उलझेंगे तो वो हमारा समय बहुत जाता है, और फिर जो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू होती है तो आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चालू हो जाता है। तो उसके चक्कर में फिर वो भी कह देंगे, सपोज करिए कई बार ऐसे होता है, वो भी कह देंगे कि साहब ये तो हमसे जानकारी मांगने आए थे, ऐसा वैसा किए, वैसा किए, वैसा किए, तो फिर भाई उनका भी तो राइट बनता है, वो भी यही सर आपका कहना भी पिछली बार ऐसा ही था कि हम किसी भी कार्यालय में जाएंगे नहीं। नहीं हमने ये कभी नहीं कहा है, हम तो इसका विरोध करते आ रहे हैं। ये तो ज्यादातर
आयुक्त महोदय लोग ये कहते हैं कि आप स्पीड पोस्ट से भेजिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता कभी, वो तो जाना पड़ेगा आपको, वो भी उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन हमारा ये मतलब है कि इसको थोड़ा सा अपन बैलेंस तरीके से उपयोग करें। इस मतलब सर ये करना हम लोग संगठन बना रहे हैं, संगठन के साथ रहेंगे तो हमें तो लगता है हमें डर नहीं लगना चाहिए। और अगर अकेले एक बाय एक 1 बाय 1 करेंगे तो हमें तो निश्चित ही वो दबा लेंगे पीआईओ वगैरह, क्योंकि वो तो संगठन के साथ में काम कर रहे हैं। और आरटीआई का जो हम लोग संगठन बना रहे हैं तो हम लोग संगठन के साथ में काम करेंगे तो ऐसा हो सकता है जैसे कि राजस्थान में हो रहा है, अन्य जगह भी लोग संगठन से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें दबा नहीं पाएंगे। आप जैसे लोग सब रहेंगे तो कैसे ऐसा हो सकता है? नहीं, लेकिन अगर उनको हम करिए, अच्छी बातें करिए, लेकिन जो नए लड़के हैं और इस तरह से आवेदक हैं, अपन उनको इस तरह से सीधे सजेशन अभी देने में हम उतने फ्रैंक नहीं है कि हम इस तरह से कहें कि वो इस तरह से करना चालू कर दे। अभी वो केस पे डिपेंड करता है कि केस ज्यादा संगीन है या इस तरह से आपको लगता है जाना चाहिए, कोई बार बार परेशान कर रहा है, वास्तव में बहुत उल्लंघन किया है, कुछ अभद्रता भी किया है, इस तरह से बातें आ जाती है, तो फिर करिए, वो तो करना पड़ेगा। वो तो पुलिस इसीलिए है ही है कि मतलब कोर्ट इसीलिए है, लेकिन पहले हमें ज्यादातर ये प्रयास करना पड़ेगा कि आयोग से ही, आयोग स्तर को ही मजबूत बना करके आयोग से ही हम जानकारी ले लें, आयोग से ही जुर्माना लगवा दें, उसी से अनुशासनात्मक कार्यवाही करवा लें और उसी को मजबूत बनाएं। जितना अपन इसमें समय लगाएंगे उससे, जैसे आलोक जी ने कहा कि हम क्यों ना पत्राचार करके इन सारी चीजों को, तो यदि यही बातें आ रही है तो इन्हीं बात को लेकर के हम पत्राचार कर देना, हमें इस पे देखना पड़ेगा। तो हम सीधे मतलब इस लीगल प्रोसीडिंग में ना पड़े और सीधे राष्ट्रपति और राज्यपाल इस लीगल प्रोसीडिंग मतलब वो ही इसको संभाल ले हमारे आपके इतने सारे पत्रों पर या इतनी सारी क्वेरीज पर, तो ये ज्यादा हमारे हिसाब से बेहतर होगा। और ये अभियान की तरह रहेगा, ये एक्टिविज्म के तौर पे रहेगा और वो इंडिविजुअल हो जाएगा वो सारी चीजें फिर उसको लेकर के। हालांकि वो प्रावधान है और उसका आरटीआई से कोई आईपीसी का और इसका लेना देना नहीं है, वो सीधे कोड ऑफ कंडक्ट्स और ये सिविल मतलब क्या कहते हैं आप, जो भी उनके आचार संहिता या जो भी एक बात होती है, उनके कोड्स जो होते हैं उसका उल्लंघन करते हैं, उन कोड्स के उल्लंघन पे उनको होती है सजाएं, वो तो संविधान में है तमाम है, तो वो तो बिना आरटीआई के भी आप इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको आरटीआई से भी आप जोड़ सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो आरटीआई का सीधे उससे संबंध है। हमारा मतलब ये है सर, आरटीआई को मुकाम तक पहुंचाना है, वो हमें सहयोग, आरटीआई भी एक लीगल वो है, कह सकते हैं प्रोसीडिंग है सर, और संविधान का एक कह सकते हैं एक अनुच्छेद आर्टिकल है, उसका उपयोग कराने के लिए हमें आरटीआई को धरातल पे लेके आए, इसके माध्यम से निकाला हुआ है। अब आरटीआई का एक मखौल बना के रखा हुआ है इस पीआईओ ने और पीआईओ ने ऑफिसर ने, और इसका वायलेशन करते जा रहे हैं। हमें लगता है रविंद्र जी, हमें लगता है कि हमें, हमारा जो मानना है कि हमें जैसे पेड़ की जो पत्ते या छोटी छोटी टहनियां है ना, या उसके इस तरह से तोड़ने के स्थान पे या उसको उसके स्थान पे हमें तने और जड़ पे जाना चाहिए। इसकी समस्या जहां से उत्पन्न होती है, तो सबसे बड़ी समस्या है सरकार सबसे बड़ी समस्या है। आपको हमें क्यों जवाब नहीं मिल रहा? क्योंकि सरकार की कोई रुचि नहीं है, नियम कायदे क्यों काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सरकार में जो पार्टियां हैं सत्ताधारी, जो भी पार्टी रहती है जिस समय, उनकी कोई रुचि नहीं है। हालांकि वो आपको हमको यही बोल करके आएंगे कि आप हमें वोट दो, हमारी सरकार बनाओ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्योंकि संविधान को लागू ठीक से नहीं करा पा रहे हैं जो भी पार्टी आ रही हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो हमें संविधान लागू नहीं होगा जब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो खैर जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंदर हमें आरटीआई को उठाना है, आरटीआई को कमजोर बनने से बचाना है, हमारा मकसद ये है सर। बस तो उसके लिए एक अभियान की तरह चलाया जाए। आरटीआई एक जंग है सर, इसको जीतना बड़ा मुश्किल है सर। नहीं तो हम जंग है और इसको जीतेंगे, मुश्किल जानते हैं। आईपीसी का सहारा सीआरपीसी का लेना पड़े तो हम एक ग्रुप बना के लें, संगठन बना के लें, पंजीकृत करा के लें, कैसे भी लें, हम कलेक्शन इकट्ठा करें, लेकिन हमें सहारा मिलना चाहिए, आरटीआई को ऊपर उठाना है, बस ये सर मेरा कहना है। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप, यदि आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन यह है कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर, जैसे आपने कहा ना कि संगठन को देखकर, अपना स्तर आदमी को देखकर, अब देखिए अब राव धनवीर जी, ताराचंद जी वगैरह बहुत उधर के लड़ाकू जाट हैं, वो जानते हैं और बहुत दमदार उनका संगठन और वो चलता है, तो वो जब खड़े हो जाते हैं तो एसडीएम पर भी एफआईआर दर्ज करवा देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम हर एक व्यक्ति को, हर एक आवेदक को इस तरह से यदि हम कह देंगे कि आप भी ऐसा करो, तो वो उलझ जाएगा। तो हमारा जो एक मेन मोटो है ना, जो आरटीआई को प्रमोट करने का, सूचना बाहर आने का, पारदर्शिता का, वो चीजें अपने जो ट्रैक है वो ट्रैक से हटने के चांसेस हैं, और हम ये नहीं चाहते कि इस तरह से हमारे किसी
उसके कारण जोश जोश में बहुत सारी चीजें मतलब ट्रैक से हट जाए। इसलिए हमें थोड़ा सा अपने जो वरिष्ठ हैं उनसे भी मार्गदर्शन लेने की भी जरूरत है। अभी इस विषय में आपने देखा कि गांधी जी और राहुल जी और सब हमारे जो भी वरिष्ठ गण जुड़ते हैं कार्यक्रम में, उन्होंने भी इस विषय पर बहुत स्पष्ट अभी अभिमत नहीं दिया है। हालांकि इसमें भी कि मतलब क्या करना चाहिए, हाँ मतलब सुना, उन्होंने कहा कि हाँ ये भी अच्छा है इसका भी, लेकिन आप सोचिए कि सूचना आयुक्त स्तर पर लोग हैं और इस तरह का यदि वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनसे भी वो लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जब हम अपील और कुछ चीजें करेंगे तो वो आयोग के समक्ष ही जाएंगी, और आयोग के समक्ष जब जाएंगी तो उनको भी थोड़ा सा इसको लेकर के काम करना चाहिए हमें लगता है, और जो जहां सक्षम है उनको करते रहना चाहिए। तो आईपीसी का भी उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रावधान है। मैं देख रहा हूँ सर, मैंने एक उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से हूँ मैं, तो वहां पर मैंने एक डाकखाने में आरटीआई लगाई थी सन 2020 में। वहाँ की व्यवस्था गड़बड़ थी और व्यवस्था के साथ साथ में आधार कार्ड नहीं बना रहे थे और कुछ आउटसोर्सर सोर्सेज से माध्यम से भर्तियां भी कर रखी थी जिनका रिकॉर्ड नहीं था, बोर्ड वगैरह और जो नियमावली टाइम टेबल वगैरह कुछ नहीं था, और नियमित समय पे वो खुलता नहीं था। उससे 10 साढ़े 10 बजे खुलना था और 2:30-3 बजे बंद होना था, जबकि 9 से 5:30 तक खुलना था। अब उस आरटीआई का डिस्पोज 30 सितंबर को किया गया इस 2021 में। अब उन्होंने एक बिंदु का कह दिया कि एक बिंदु का ब्रॉडली जवाब नहीं दिया रिस्पोंडेंट ने बांदा से, और वो जवाब उसके आधार पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए उनको लेटर जारी कर दिया, जिसकी चर्चा मैंने लास्ट संडे को राहुल सिंह जी से की थी कि वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है मेरे लिए, और अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसमें कुछ नहीं बोले कि सर हाई कोर्ट जाने का विकल्प बचा हुआ है। अब अगर उसका इन्वेस्टिगेशन आज किया जाएगा 1.5 साल बाद, तो क्या नतीजा निकलेगा? बोले तो उन्होंने सारा मेंटेन कर लिया, सारा इधर का उधर कर दिया। अब उसी समय अगर डन देर हम उसका एक्शन ले लेते, कुछ ना कुछ एक शॉर्ट रास्ता निकालते कि इसके इस समय इन्वेस्टिगेशन जारी हो जाए या इनके खिलाफ दबाव बन जाए, एक आरटीआई की सूचना गलत दे रहे हैं, मिथ्यापूर्ण दे रहे हैं, तो हमें लग रहा है उस समय हमारी जीत हो जाती है। और आज हमें कुछ निचोड़ नहीं मिल पाया और सब हमारा ये मनोबल डाउन होता जा रहा है। तो आप का मतलब है कि यदि आप आईपीसी का यूज करके और चले जाते एक तरह से 156(3) वगैरह के तहत आप ये कर देते तो आपको उसका लाभ मिल सकता था। जी ऐसा लगता है कि अगर गलत सूचना जब 45-2.5 महीने के अंदर ऐसा कोई रिजल्ट आ रहा है, पीआईओ और कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी अगर दोनों मिलकर इसमें कर रहे हैं गलत, तो हमें करना चाहिए उसका कुछ, करना चाहिए, जैसा कि करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल राव जी भी कह रहे हैं करना चाहिए, और नेटर होता क्या है लोगों को, सरेंडर कर हम लोग देना आरटीआई के साथ आरटीआई को मजबूत करने की भी बात कर रहे हो, आरटीआई को इतना बेमतलब करने की भी बात कर रहे हैं, तो दोनों चीजें हैं। भी आपको लग रहा है उल्लंघन हो तो हमको उसके लिए सर वीडियो के साथ में बताइए, उसका... वीडियो के साथ में ऑडियो आपकी कट रही है सर, वीडियो के साथ में ऑडियो कटती है सर, प्लीज सर। आलोक सर वीडियो के साथ में अगर आप बीच में अपना सभी लोग माइक ऑन रूप से कुछ चीजें कम्युनिकेट नहीं, तो काइंडली जब ये तो बात को सुने, फिर उसके बाद समझें कि है क्या, एक तरफ के नहीं चल सकते हैं, आपको ये ऊपर भी करना है और आरटीआई को इतना प्रोसीजर में ले जाके डाल देना है। न्याय में तो हमारे पास पूरी व्यवस्था थी, कुछ व्यवस्था उसमें निहित करके हमारे पास एक लॉ ऑफ लैंड हमें दिया गया, जिसमें इस लॉ ऑफ लैंड में अनुच्छेद 226 न्यायपालिका की एक व्यवस्था दी गई थी, और अनुच्छेद 32 जो हमारे कहें कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका संरक्षक नियुक्त किया गया था। हुआ क्या, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि छोटे से कानून, बहुत सूक्ष्म कानून जो बहुत ही मेहनत से प्राप्त हुआ, उस पर लोगों को नहीं करनी पड़ी। गया कि साहब अब हमको जो सदन में बताया जाएगा वो किसी को मना नहीं किया जाएगा, सवालों को पूछने के लिए माध्यम से लोकसभा प्रतिनिधि भी चुन के उनको ये अधिकार दिया, हमें कोई अधिकार नहीं मिला आपसे। हमारे जनप्रतिनिधि वो भी राज्यसभा में जन सूचना अधिकार है, और उनको बहुत चिंता दे प्रेस द्वारा जो सूचना उनको नहीं, वहां की सूचनाएं नहीं मिलती है, उससे संबंधित कोई शिकायत आयोग, ये चिंता का विषय आखिर कौन से जनप्रतिनिधियों की
पे वहाँ के जो उसने देने से भी मना कर दिया करें, तो समय एक फंड क्रिएट किया। फंड की सूचना मतलब आम क्या कहें सांसदों और मंत्रियों को भी नहीं थी। तो सरकार स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो जिस तरीके से कार्य करना है, लोकतंत्र में सरकार आ रही है जनता के लिए वो सब कुछ करना, इसके लिए वो शपथ लेकर के संविधान की सरकार चुन करके आए हैं। लेकिन शिवानंद जी नमस्कार, मैं अंकित हूँ भाई। हाँ अंकित सिंह जी बताइए। आलोक जी कैसे सर आप? आलोक जी का वीडियो जो था वो ऑन था, इसलिए उनकी आवाज कट रही थी और बहुत स्पष्ट नहीं, पर ठीक है। अंकित जी बहुत अच्छा हूँ, आप सब कैसे? सर मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा था। आज माननीय राहुल सर भी नहीं है और शायद शैलेश सर भी नहीं है आज जी बैठक में। और मैं ये कह रहा था सर, जैसे हम फर्स्ट अपील लगाते हैं ना, तो वो 6(3) के तहत क्या प्रथम अपील अधिकारी उनके पास कोई अधिकार रहता है कि हस्तांतरित करे, जैसे लोक सूचना अधिकारी 6(3) के तहत हस्तांतरित करते हैं? क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है कि 30 दिन की समयावधि की समाप्त हो जाने के बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी सूचना नहीं देते हैं, और ये हमें पता नहीं चलता है कि प्रथम अपील अधिकारी कौन है। और कभी कभी हम क्या है कि गलत जगह अपील लगा लेते हैं। तो प्रथम अपील अधिकारी का कर्तव्य ये होगा सर कि वो 6(3) के तहत जहां संबंधित होगा वहां उस अपील को हस्तांतरित करे। वैसे इसमें ऐसा तो प्रावधान मतलब अपील हस्तांतरित करने का तो मतलब आरटीआई एक्ट में नहीं आता है। 6(3) का उल्लेख आता है जिसमें आवेदन को अंतरित किया जाता है, अंतरित किया जाता ठीक है। है। लेकिन कभी कभी होता है, मैंने भी देखा है, तो उसमें गलती पीआईओ की है, तो यदि वो कर देता है कि अपील हस्तांतरित कर दिया, तो उसको पता है कि इसका अपीली अधिकारी ये है, भाई अधिकारी को तो पता रहता है। देखिए अधिकारी को तो पता रहता है ना कि ये जो आवेदन दिया गया था इसका प्रथम अपीली अधिकारी कौन है, तो वो पता करके वो कभी कभी हस्तांतरित कर देता है। वो तो पत्र भी हमारे आपके जब कभी कंप्लेन देते हैं तो संबंधित विभाग को भेज देते हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा आसान कर रहे हैं या कि ऐसा कर नहीं सकते या कि कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, नैतिक तौर पर ऐसा करना चाहिए उनको, एज ए कंप्लेंट की तरफ उनको ले और उसको कर दें, ठीक है। हम कहते हैं लीगल तौर पे ऐसा नहीं है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सीधे वो आपको वापस कर दे। कई बार ऐसे हो जाता है, ये लिख करके भेज देते हैं, वो ज्यादा बेहतर भी होता है कि भाई इस मामले का प्रथम अपीली अधिकारी हमारा कार्यालय नहीं है, इसलिए आवेदन आपकी तरफ मूलतः लौटाया जा रहा है। ऐसा भी हो जाता है। और सर एक मेरा ये प्रश्न भी है सर, कि जैसे अभी ये कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब हमारी बैठक में भी जो आप मतलब माने राहुल सर हो गए, शैलेश सर हो गए, आप हो गए, तो काफी समय बैठक भी चलती रहती है, तो मैं हमेशा उस बैठक में रहता हूँ। तो जैसे अभी बहुत सारे लोग के आरटीआई को लेकर एक वो कर रहे हैं कि भाई अगर कोई समयावधि में या किसी अधिनियम का उल्लंघन करते या आरटीआई का उल्लंघन करते हो, 166 आईपीसी 167 हो गया और 217 हो गया, तो उसके तहत मुकदमा कायम करेंगे। तो सर एक मैं ये कहना चाह रहा था कि ये पर्सनली लोग क्या है कि इसको आरटीआई को उस पर ले रहे हैं कि अगर कोई आरटीआई में इसका उल्लंघन करता है तो उस पर ये धाराएं लगेगी। तो ये सर ये सभी उसके लिए सर, जैसे सभी जो भी कानून होंगे संविधान में जो भी कानून हम पर्सनल इसको आरटीआई एक्ट में नहीं लेके, मतलब सभी कानून में लेके भाई अगर कोई किसी भी अधिनियम या किसी भी धारा, मतलब किसी भी अधिनियम में किसी भी आदेश का उल्लंघन करता तो उसके तहत आईपीसी की धारा 166 और 167 या 217 हो गया, इस तरीके से हम ये चीजें बोल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे भी प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे कि सर मुझे भ्रामक सूचना दे दी या गलत सूचना दे दी या मेरे साथ 420 हो गई कि हम आरटीआई के तहत इन धाराओं के तहत मुकदमा कायम कर सकते हैं। तो मैंने स्पष्ट बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं है। अगर 420 किसी के साथ भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। अब किसी भी तरीके से, ये नहीं कि आरटीआई में स्पेशल है नहीं कि कहीं अधिनियम में कहीं नहीं लिखा है कि हम मुकदमा कायम करेंगे। अधिनियम में स्पष्ट है कि आप 18(1) के तहत शिकायत करिए या 19(3) के तहत अपील करिए या आयोग के पास भी सिविल प्रक्रिया सहित 1908 के तहत कोर्ट के जो भी आदेश, मतलब उनके पास कोर्ट की शक्तियां हैं,
वही चीजें कर सकते हैं। तो ये लोग बार बार इसी सवाल को पूछ रहे कि आरटीआई के तहत हम इस धारा के तहत मुकदमा कायम कर सकते हैं और ये अधिनियम में है, तो ये थोड़ा लोग क्या है, इसका संदेश थोड़ा गलत जा रहा है सर। हाँ नहीं ठीक है, वो भी है, आपने सही कहा है, तो आप उसको इसी तरह से क्लैरिफाई कर दें और इस पे अपन एक और डिस्कशन रखेंगे भविष्य में, इस बात को लेकर हम एक और डिस्कशन रखेंगे और भी मैं लोगों को इसमें इनवाइट करूंगा और भी आएंगे लोग, और उसमें जो बात आप कह रहे हैं वही वो भी कह रहे हैं, लीगल बैकग्राउंड के भी हैं बहुत सारे, तो अभी इसमें अपन एक और डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारी चीजें और भी क्लियर होंगी। तो एक अच्छी और आरटीआई भी, हाँ चूंकि आरटीआई भी एक एक्ट है, अधिनियम है और उसका उल्लंघन होता है तो उस पर भी होगी, बाकी सारे में जैसे होती है तो इसमें भी होगी, क्योंकि जो 166 167 की आप जो बात कर रहे हैं तो उसमें जब आप जाएंगे तो कहीं लिखा ही नहीं है 166 167 में कि आरटीआई कानून के उल्लंघन पर ही आप ऐसा कर सकते हो, वहाँ तो ये लिखा हुआ है कि कोई लोग अधिनियम में हो सकता है सर, किसी भी अधिनियम में हजारों अधिनियम है, हजारों अपने सभी विभागों अपने अपने अधिनियम है, उनके उल्लंघन भी करेंगे तब भी 166 या 167 का उल्लंघन होगा। या जैसे प्रथम अपील अधिकारी जैसे गलत निर्णय देता है या लोक सूचना अधिकारी बचाने का वो करता, तो जैसे 217 के तहत लोग जो बेसिकली आप जानते हैं ना, एक बात मैं बताता हूँ, वकीलों के लिए तो बहुत बाएं हाथ की खेल है, वो तो सब जानते हैं, ठीक है ना, वकील इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको सब पता है कि मतलब एक कब होता है कैसे होता है, तो इसको इतना हाइप नहीं करते। लेकिन जो सिर्फ आरटीआई के लिए हम लोग काम करते हैं, हम लोगों को सिर्फ मात्र एक छोटे से 25 पॉइंट के अधिनियम का ही पढ़ना है, उसी के तहत काम करना है, तो हम लोगों को एक्ट मतलब ज्यादा ये नहीं पता रहते कि भाई ये 166 से 167 से या 217 या जो भी आपने बताया इधर 420 से इसको लिंक करके, वो तो हमें भी आपको पता है कि आरटीआई से गलत जानकारी मिल जाती है, गलत भ्रामक जानकारी मिल जाती है, भ्रष्टाचार उजागर हो जाता है, तो हम तो ले जाकर के भैया उसको जांच करवा करके और उस पर कोर्ट मतलब एफआईआर हो जाएगी, न होगी तो कोर्ट में जाएंगे, वहां से हो जाएगी, वो तो सब ठीक है। लेकिन अब एक्ट के उल्लंघन पर जिस तरह से आपने कहा, तो चूंकि आरटीआई एक्ट अन्य जो एक्ट है वैसे ही एक एक्ट है, तो जैसे अन्य एक्ट के उल्लंघन पे होता है वैसे इसमें भी वैसे इसी में होता है, बस यही था सर मेरा ना, क्योंकि लोग इसको क्या कि मैं भी अभी ग्रुपों में देख रहा हूँ, तो लोग क्या कि अधिनियम के सूचना का एक दो व्यक्तियों ने भी हमसे इसी तरह से मतलब चर्चा की, फोन पर भी, मतलब उन्होंने, काफी फेमस लोग हैं और इस तरह से बता रहे हैं कि ये आपके डिस्कशन के बाद ये जो ताराचंद जी का और ये राव धनवीर जी का जो प्रेजेंटेशन हुआ था, उसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान में तहलका सा मच गया है। अब तो आजकल लोग बस एफआईआर और आरटीआई की बात कर रहे हैं, क्या चक्कर है। तो हमने कहा कि अपने सर सबसे बड़ी बात तो है कि अपने हर आवेदन में ये लिख रहे हैं कि अगर आप 30 दिन के अंदर या 7(2) का उल्लंघन या 7(8) का उल्लंघन कर रहे कर बहुत अच्छा रहे, कर बहुत अच्छा रहे। नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं। डर का भाव लोक सूचना अधिकारी के अंदर भी वो आ रहा है सर, ये तो है। सर मैं ये कहूंगा, जब दंड की व्यवस्था की गई है 25,000 रुपए जुर्माना, तो फिर सजा की व्यवस्था क्यों नहीं? तो सजा की व्यवस्था के बारे में उन धाराओं को खोला नहीं गया है। सर फर्क इतना है कि पब्लिक सर्वेंट को डिफेंस करने के लिए वो पब्लिक सर्वेंट जरूर नहीं कि लोक सूचना अधिकारी, अगर कोई भी गलत भ्रामक सूचना देते या कोई इस तरह के जो विधि की उल्लंघन करता है, वो चाहे कोई भी विधि हो, कोई भी कानून हो। कानून की बात अलग है सर, कोई भी पब्लिक सर्वेंट की बात कही गई है, ना कि मतलब हर आदमी के लिए अलग बात है। तो सर हम पब्लिक सर्वेंट को जो बात बताई गई है वो बात को छिपा दिया गया कि 166 में, 167 में, 217 में, 218 में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो उसको जब दंड की व्यवस्था जुर्माना की रखी गई है 25,000 जुर्माना, तो फिर उसकी सजा का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? हाँ मतलब सही पॉइंट है, इंटरप्रिटेशन की बात है। आरटीआई एक्ट जब बना था सही मायने में हम उसको एक लाइन और जोड़ दिया। अच्छा सर एक चीज और है सर, शिवानंद जी एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसा कि पिछले बार कहा जा रहा था इसी अपनी मीटिंग में कि बहुत सारे वकील हैं, जैसे हमने एक चर्चा उठाई थी 116, 107, 151 में मोस्टली वकील साहब क्या करते हैं, जमात करवा देते हैं, उसको चैलेंज नहीं करते हैं। उससे सामने वालों को कितने आगे परेशानी खड़ी हो सकती है वो पता नहीं है। वो तो 6 महीने बाद डिस्पोज हुआ, 6 महीने तक उसका चलता रहता है। तो इस बात पे हमने सवाल उठाया था, फिर उनसे व्यक्तिगत कांटेक्ट किया था। हमने कहा इसको डिस्पोज करना है, चैलेंज कराना है, वरना चलता रहेगा। अगर वो हमारे फेवर में आती है ठीक है, नहीं तो 6 महीने बाद फिर पाबंद कर दिया जाएगा। राव धनवीर जी से बात होती है, ताराचंद जी से बात होती है मेरी सर। तो मैं चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं, वकील तो पेशेवर के तौर पे इस चीज को ले जाते हैं कि हमारा पेशा चलना चाहिए, बस खत्म हुई बात। वो चीज लास्ट टाइम भी सर कही गई थी इस मीटिंग में सर। मुझे लग रहा है आलोक जी सर होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता सर, और बहुत सारे लोग भी थे। तो सर मेरे कहने का मतलब है व्यवस्था जो बनाई गई कानूनी, हम कानूनी तरीके अपना रहे हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं।
आईपीसी सीआरपीसी अगर ले रहे हैं तो कानूनी व्यवस्था को सुधार करने के लिए किया जा रहा है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के, अपने जो मजबूत हथियार को है उसको और मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। बस मेरा इतना कहना है सर, निडरता से काम करें। आरटीआई एक जंग है, जंग से लड़ना बड़ा मुश्किल है, वरना आरटीआई को सरेंडर किया जाए। मैं कहता हूँ आरटीआई से अगर लड़ना तो कहने का मतलब है निडर बनना होगा, बस पहली चीज है सर। सही बात। चलिए अब आगे भी बढ़ते हैं इस मुद्दे को लेकर के। दो हमारे अन्य साथियों ने भी हैंड रेज किए हुए हैं, तो अंकुर मिश्रा जी हैं और एक हमारे राजेश शर्मा जी हैं। तो अंकुर मिश्रा जी, राजेश शर्मा जी, एक एक करके आप अपनी बात रखें, बताएं अपने अनुभव, कुछ जानकारी। हेलो, हाँ अंकुर जी बताइए। सर नमस्कार। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि हम पूरा 1 साल 2 साल तक आरटीआई और सेकंड अपील में जाके जानकारी जुटा के शिकायत बना के कंप्लेंट करते हैं। अब कंप्लेंट होने के बाद क्या होता है, वहां से तो जैसे मैंने मतलब स्टेट गवर्नमेंट में जो भ्रष्टाचार हुआ था कि गलत दस्तावेजों के आधार पर मान्यता देने का, तो इसके लिए मैंने सेंट्रल बोर्ड को लिखा। सेंट्रल बोर्ड ने जांच के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। अब विगत 3 माह से जिला शिक्षा अधिकारी अपने पास वो डॉक्यूमेंट रख के बस एक टीम का गठन कर दिया, बोले हाँ जांच हो रही है। उसके अलावा कुछ होता नहीं है। और अपन जैसे यहाँ पे जो भी इनके बीआरसी वगैरह है, इनके लिए अगर अपील लगाओ तो आजकल तो ये तो क्लियर मुंह पे बोलने लगे, बोले यार देखो आपको तो समझ में आएगा नहीं, ऐसे सामने तो एक ही तोड़ ढूंढ लिया आपका कि आप ऐसे विभाग को परेशान करोगे। इससे अच्छा है हम द्वितीय अपील में जाएं और वहां 2 मिनट में निराकरण हो जाएगा कि जानकारी मिलनी नहीं। मैंने बोला ये भी सही है भाई, आप अपने हिसाब से जितना आपको करना वो कर लो, हम भी अपने हिसाब से करेंगे। बस ये है कि शिकायत का जो दौर है ना, कि आरटीआई में जो अपन पहले प्रथम अपील लगाई, फिर 30 दिन में जवाब नहीं आया, फिर पेंडेंसी बढ़ी, फिर अपने यहाँ पे प्रथम अपील लगी, उसको भी चलते चलते 1-1.5 महीने का समय हो जाता है, फिर द्वितीय अपील लग जाती है, फिर उसके बाद 1 साल का और समय लग जाता है, और वहां से फिर निराकरण तो आना नहीं है, क्योंकि इक्का दुक्का है। क्योंकि अभी सर रिसेंटली में जो सरकारी भूमि पे जो बैंकों को दी गई थी, उसके संबंध में जब मैंने जानकारी निकलवाई तो आयोग ने आदेश कर दिया कि हाँ ठीक है साहब जानकारी दे दो। वो जानकारी 15 दिन में देनी थी, वो भी 1 महीने बाद आई, और जो जानकारी आई वो भी अधूरी आई, आधे पेपर दिए आधे दिए ही नहीं। तो सर अब इस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं? अब इसमें 2 डोर खुले हुए हैं। एक तो आप बता रहे हैं कि अपील तो हम कर ही रहे हैं और अपील में जानकारी कब मिलेगी, और उस आदेश के बाद भी जानकारी नहीं मिल रही। यहाँ तक कि आयोग भी आदेश देता है, उसकी भी मतलब अवमानना हो रही है, कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है। सही है सर। ठीक है। अब उस स्थिति में एक तो तरीका धारा 18 के तहत और शिकायत करते जाएं, फिर वो शिकायत कब सुनी जाएगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है कि आयोग कब शिकायत सुनता है ना, और कब तक। भाई जानकारी के लिए तो उसने ऑर्डर दे दिया, फिर हमारी शिकायत जाएगी, वो 1 साल और लगा देगा उसको सुनने में। तो ये दिक्कत। अब शिकायत पर भी यदि उसने कह दिया कि हाँ भाई जानकारी दे दो, और लोक सूचना अधिकारी जान रहा है कि आप हम ही फंस रहे हैं ना, इसमें जानकारी दे देंगे तो ये भ्रष्टाचार का मामला है तो हम तो निपट जाएंगे, तो वो तो सोचेगा कि यार चलो लगने दो, फाइन जितनी लगे आयोग को कहने दो, क्या फर्क पड़ता है, हम तो जानकारी देने से रहे। तो ऐसी स्थिति में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि इसमें कोई फर्दर एक ये ग्रीवेंस रिड्रेसल का या अपील का कोई वो नहीं है आरटीआई एक्ट में। इसमें सिर्फ हाई कोर्ट में ही जाया जा सकता है। एक तो ये बात होगी, और दूसरी बात ये हो गई जो कोड ऑफ कंडक्ट्स का जो वायलेशन हो रहा है, जो लोक सेवकों को करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप वही जाइए 166 167 और जो भी मतलब उसमें बन जाए, तो वो एक वो तरीका है कि भाई आयोग की अवमानना कर दी। अभी तो प्रथम अपीलीय अधिकारी की अवमानना कर रहे थे, तो आयोग की भी कर दी है, तो कर सकते हैं, और होगी एफआईआर तो दर्ज होगी, आज नहीं तो कल होगी। ये है कि लंबा उसमें भी खींचेगा, मतलब ये आप मान के चलिए कि एफआईआर लोक सेवक के ऊपर दर्ज करवाने के लिए दुनिया भर के झंझट होती है। वो बोलेंगे कि साहब हमारे पास इसका अधिकार नहीं है, ऐसा है वैसा है, ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर वही अभियोजन स्वीकृत फलाना ठिकाना करते कराते अंत में आपको मजिस्ट्रेट के बाद हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा उसके लिए भी, है ना, एफआईआर करवाने। मतलब ये इतना पेचीदा सा हो गया है कि इसमें मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसमें अपन ये इससे ज्यादा नहीं जीत पाएंगे, मतलब ये कोर्ट केसेस से नहीं जीत पाएंगे। यदि कोर्ट केसेस से जीत पाते तो 4.5 करोड़ के आसपास ऊपर पेंडिंग केसेस हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और सब मिला करके, तो कुछ ना कुछ तो होता ना। लेकिन क्या कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। इतने बड़े बड़े जो ऑलरेडी एक्टिविस्ट हैं, जो सूचना आयुक्तों के पद में रहे हैं, रिटायर्ड जजेज हैं, बड़े बड़े वकील हैं, जो प्रैक्टिसिंग है, नामी गिरामी लोग हैं,
ये सब बैठ करके रोते रहते हैं हमारे आपके साथ में कि ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ये PIL लगाएंगे, वैसा करेंगे। अंत में दारोमदार एक्टिविज्म पर ही आता है। और आलोक जी ने भी एक बात कही है पत्राचार वगैरह की, हम उसको कहेंगे नॉन वायलेंट तरीके से जो भी हमारे पास हो पत्राचार करें या ज्ञापन सौंपें, हर एक तहसील, तालुक, पंचायत, जिले स्तर पर कलेक्टर, कमिश्नर, सबको ज्ञापन इस बात को लेकर के बना लिया जाए कि हम 1 महीने में इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के और ये सारी चीजें हम करेंगे, मतलब यहाँ पर हमारा ये ध्येय बन जाए कि हम एक तो ज्ञापन देंगे इस तरह से सभी हर जगह। तो कहीं ना कहीं ये टीम भी गठित करने से ही होगा। और भले ही टीम बहुत एकदम आपका वो ना हो कि मतलब लेकिन कम से कम ऐसे लोग हों हर जिले में जो आपकी बात को मानने वाले हों और समझने वाले हों, तो वो करें। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। शिवानंद जी, मैंने एक बात कही थी, मैं दोहरा देता हूँ उसी बात को। मैंने ये कहा था कि हम थोड़ा चीजों को संवैधानिक रूप से समझें, और जब हम चीजों को संवैधानिक रूप से समझ जाते हैं तो मैंने ये कहा कि सूचना के अधिकार का पूरी तरीके से अनुपालन देश में नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत जो शपथ लेते हैं उसमें ही उनकी जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ जो राज्यपाल हैं अनुच्छेद 159 के अंतर्गत ये शपथ लेते हैं, तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो सभी संगठन या जितने भी लोग हैं ये सीधे सीधे पत्राचार एक राज्यपाल को प्रेषित करें तो निश्चित रूप से और वो उल्लेख करें, ये आप कह रहे हैं ना, मतलब उनको भूल जाता है तो उल्लेख कर दे कि भाई 159 या जो भी आपने 60 के तहत कही है तो उसका उल्लेख कर दे, निश्चित रूप से करें। निश्चित रूप से करें कि आपकी राष्ट्रपति महोदय आपकी जिम्मेदारी है इस अनुच्छेद के तहत कि आप इसकी संरक्षण करेंगे, आपने क्या किया है उसका जवाब दीजिए। इस तरह नहीं, से क्या किया नहीं, बात गलत हो जाएगी। हम उनसे केवल ज्ञापन दें कि आपने 60 के तहत ये शपथ ली हुई है और आपकी नजर में इस सूचना के अधिकार अधिनियम का धारा 18, धारा 19 और धारा 7 के क्रम में स्पष्ट रूप से सरकारों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। हाँ, मतलब वही चीज है हमारा कहना, सीधा सीधा था जी, वही बात है। उसको अपन उसी तरह से फ्रेम करेंगे जो थोड़ा सा संवैधानिक लैंग्वेज हो, और हम ठीक है वो तो कहने की बात हो गई कि हमने क्या करना है। मतलब यही है कि आपका दायित्व तो बनता है कि कृपया हमें हमारी इसमें मदद करें और इसका कानून मजबूत बने और जनता अपना अधिकार प्राप्त करे। नहीं, निश्चित रूप से ये मजबूत कानून हमें मिला था, नहीं तो क्या हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि इसका भी वायलेशन होगा। जब जो चीज सदन को नहीं बताई जाएगी, ये सवाल तो सोचा ही नहीं गया था। जानते हैं सबसे बड़ी दिक्कत आज ये है कि RTI लगाने वाले मात्र देश में 2% है, बड़े मुश्किल से, वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो यदि ऐसी स्थिति रहेगी तो आजकल तो आप जानते हैं ना, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे कुछ भी हो, वहां तो संख्या बल देखा जा रहा है ना। भेड़ चाल का जमाना है भैया, ये भेड़ तंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। नियम कायदे आप तो संविधान में और पता नहीं कितनी लाश की बुक्स है, अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, भरे पड़े हैं, बड़े आदर्शवादी सब चीजें, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा है और ना होगा कभी इस देश में जब तक जनता जागृत नहीं होगी। और सबको ज्यादा से ज्यादा RTI, एक बार निखिल डे सर आए थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग कहते हो सेव RTI करके, लेकिन मैं कहता हूं कि यूज RTI सेव RTI। उनका भी कहना बिल्कुल उचित था भाई। ये जो देखो, जब तक हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे और चीजों को इस्तेमाल करके ही हम जान पाएंगे। और इतना मतलब ऐसा कानून इस देश को दिया गया जहाँ पे हर व्यक्ति के लिए एक चाबी थी, लोकतंत्र की चाबी थी, और इस लोकतंत्र की चाबी का हम देखें तो 16 साल में मतलब इस सही उपयोग होने की वजह कह दिया गया, साहब आपकी चाबी इस प्राइवेट ताले की है। साहब ये प्राइवेट ताला नहीं है, ये डेमोक्रेसी का ताला था जो लोकतंत्र में एक्ट से हमें मिला, और डेमोक्रेसी का हर द्वार हमने इससे खोलने का प्रयास किया। निश्चित रूप से सारे द्वार खुलते, लेकिन बीच में जिन लोगों को नियुक्त किया गया वहां से अब थोड़ी सी चाबी की व्यवस्था, वही कहने लगे साहब प्राइवेट ताला है। सही है, बिल्कुल सही है, पूरा इत्तेफाक है आपकी बात से। और क्या है कि ये कानून बना रहे, बचा रहे, इसके लिए सबको मिलकर के इसी तरह से ज्वाइंटली प्रयास करते रहना पड़ेगा। और यही सब फोरम है और यही सब तरीके हैं, और हम लोगों को करते रहना पड़ेगा। राधे राधे सर जी। राजेश शर्मा जी, मुरैना वाले, बहुत दिन बाद दिखे आप तो, वीडियो दिखाइए। दाढ़ी वाड़ी आपकी ज्यादा बड़ी हो गई कि नहीं? नहीं, बड़ी हो गई सर। चलिए, बहुत अच्छा है। ठीक है सर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। ये निवेदन था कि मैंने 4 बिंदुओं पर आवेदन लगाया था एक कार्यालय में,
तो उन्होंने 3 बिंदुओं की जानकारी दे दी और चौथा जो 4-1 खाका 16 बिंदुओं की जानकारी थी उसके बारे में ये लिख के दे दिया कि यह कार्य जो है हमारे कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। 4-1 खाके 16 बिंदुओं की जानकारी के संदर्भ में उन्होंने लिख के दे दिया लोक सूचना अधिकारी ने कि यह कार्य योजना हमारे कार्यालय में नहीं है। तो सर इस संदर्भ में मैं क्या करूं सर? अब यदि कानून की बात की जाए शर्मा जी, तो वही प्रक्रिया है, अपील पे जाना पड़ेगा, प्रथम अपील फिर द्वितीय अपील। आपने अपील वगैरह की इसके कुछ? नहीं सर, अभी मेरे को जवाब मिला है, ये 4 दिन पहले उन्होंने ये लिख के दिया है कि आपके द्वारा जो 4-1 खाके 16 बिंदुओं पर कार्य योजना हमारे कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। हाँ, इनफैक्ट 17 पॉइंट्स मैनुअल होते हैं और बहुत सही आपने मांगा था और हमने तो इसको रीवा में कुछ हद तक लागू भी करवाया था। इसके पास मामला ऐसा हुआ कि फिर बाद में उसकी सुनवाई ही नहीं हो पाई। हम इसको चाह रहे थे कि संभाग और प्रदेश स्तर पर लागू हो जाए और राहुल सिंह जी जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे, तो हमें लगा कि ये हो जाएगा। अभी तो फिलहाल वो आगे नहीं बढ़ पाया है, उसको देखते हैं और बहुत अच्छा है ये। तो इसमें 17 पॉइंट्स मैनुअल की जो जानकारी आपने मांगी, यदि उन्होंने शिवानंद जी, इसमें असल में क्या है कि इन लोगों का इनका जो आवेदन था वो थोड़ा सा गलत जगह टारगेटेड था। ऐसे मामले में जो आयोग का जन सूचना अधिकारी है उसको हमें नामित करना चाहिए। अपना धारा 6 का जो आवेदन है ये आयोग के जन सूचना अधिकारी को नामित करना चाहिए। तो ठीक है, ऐसा भी किया जाए। राजेश शर्मा जी, एक RTI आप लगा दीजिए और ये बहुत अच्छी बात कहलाएगी। कम से कम सीधे आयोग के संज्ञान में तो आएगा कि भाई जो उनका दायित्व है कि 41B के 17 पॉइंट्स मैनुअल को उनको इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है जी सर, तो उनको भी पता भी चलेगा। बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा सजेशन है आलोक जी का। यदि आप सीधे वहां करेंगे तो वो सीधे उसको 6(3) के तहत उसको अंतरित करेंगे, तो जो आयोग का पत्र जाएगा, ठीक है, उस विभाग को, पहली बात तो आयोग की जिम्मेदारी भी बनती है कि अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में सारी चीजें वो मंगवाए, दिखवाए, ठीक है। तो पहले तो उसको अपने कर्तव्य का एहसास होगा और दूसरा 6(3) के तहत आपका आवेदन मान लीजिए वो वहां पे नहीं एकत्रित करवाया है और वहां पे अंतरित करता है, तो संभवतः उसमें बहुत बड़ा सुधार भी हो जाएगा। क्योंकि आयोग के लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से यदि आता है ना, तो एक तरह से आयुक्त का ही वो पत्र मानते हैं। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर तो डेवलप होता ही है जी। तो इसमें धारा 18 में शिकायत नहीं करूं सर मैं अभी? नहीं शिवानंद जी, यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल के संग संग हमारी जो अप्रोच है वो एक ही जगह पे होनी है, क्योंकि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी वहीं पे है और सेकंड अपीलेट अथॉरिटी भी वहीं पे। और फिर हम जो लॉ पॉइंट कह रहे हैं कि इट वाज योर ड्यूटी टू कलेक्ट ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स, हाँ हम वहां पे कह के आएंगे। हाँ, नहीं वो बात तो उल्लेख बिल्कुल सही बात है, वो करेंगे भी, उसका उल्लेख तो वो करेंगे भी कि ये तो बाध्यताएं हैं, धारा 4 के प्रावधान लागू करने की तो बाध्यताएं है कि आपको 120 दिन के अंदर ये लागू करवाना था और आप फेल हुए हैं अपने कर्तव्य पे, तो सही है ना, उनको उनकी ड्यूटी का एहसास भी होगा। तो ऐसा करिए जी शर्मा जी, और देखिए क्या जवाब आता है। जी जी। दूसरा मेरा ये निवेदन, हाँ जी जी सर, हाँ बताएं सर। बताएं आप बताएं सर, आप बताएं। नहीं बस हो गया, बस यही था कि मतलब इसका यही तरीका है। दूसरा फिर वो सारी चीजें हैं कि यदि 166-67 का प्रावधान और ये देखा जाए तो वो भी चल सकता है, उसमें भी किया जा सकता है कुछ अपील करने के बाद। क्योंकि धारा 18 में शिकायत करने पर तो सर वो हेरवार सर जी कह देते हैं कि जब तक आप धारा 19(1) और 19(3) की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करेंगे तब तक धारा 18 की आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी। तो आप कर दीजिए। नहीं यार, डायरेक्ट कर सकते थे आप, आवेदन लगाने के बाद भी हो सकता है आप 18(1) का। तो उन्होंने मेरे 2 आवेदन इस तरह से निरस्त भी किए हैं कि आपने 19(1) और 19(3) की प्रक्रिया पूर्ण करने से पूर्व जो धारा 18 में शिकायत की है, इसलिए आपका यह आवेदन निरस्त किया जाता है। नहीं, 19(1) की प्रक्रिया तो आप करें, लेकिन 19(3) के लिए बहुत इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 19(1) की करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हाँ हम कर रहे हैं, 19(1) की कर दिया है, लेकिन इसके साथ हम शिकायत भी कर रहे हैं। और शिकायत में जब आप उल्लेख करेंगे ना उन बिंदुओं का, क्योंकि ड्यूटी के बारे में आप उल्लेख करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि वो इतना जल्दी उसको आपका डिनाई करेंगे। हालांकि ये डिपेंड करता है कि कैसे सूचना आयुक्त बैठे हुए हैं, जिन्होंने कभी RTI कानून पढ़ा ही नहीं है ना, उनको ये भी नहीं पता है कि क्या होता है, कैसे होता है उनका जो। बस सर आज लास्ट डे है शायद उनका शायद। हाँ, तो ऐसे सूचना आयुक्त बैठे। शिवानंद जी, मैंने बताया एक वन अधिकारी ने एक व्यक्ति की ऐसी RTI लौटा दी थी, आवेदन को लौटा दिया था, तो मैंने उसको सर एक 166 का 167 इसके FIR करने का बता दिया था, उसने डाल दिया था। अल्टीमेटली उसने प्रेशर बन गया, उसने कंप्रोमाइज कर लिया, मतलब लेन देन करके सब अल्टीमेटली सूचना भी दे दी उसको। तो मुझे लगता है कि जब हमें IPC CRPC करते हैं दबाव बनाने के लिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए।
भाई दबाव बनना चाहिए और सूचना मिल जाए, हमारा मकसद ये है, और कुछ नहीं करना है। हाँ नहीं, लेकिन एक बात और भी है कि जब हम देखिए कार्यवाही कुछ जाए, किसी डायरेक्शन में जाए, तो फिर हम ज्यादा कंप्रोमाइज भी नहीं करें, नहीं तो फिर वो ब्लैकमेलिंग के चार्जेस भी आते हैं। किसी पे दबाव से बढ़िया है हम हमेशा जन दबाव की ओर हमेशा ध्यान रखें। जी सर, मेरा तो दूसरा निवेदन ये था सर, हमको व्यक्ति पे दबाव नहीं लाना है, हमको शासन पे दबाव, मतलब शासन पे दबाव लाना है कि शासन से ये मांग की जाए कि इसमें आरटीआई में ये भी क्लॉज बढ़ा दिया जाए कि एफआईआर का व्यवस्था या इनका डिमोशन करने का प्रोविजन भी लागू कर दिया जाए। देखिए आयोग में जाना नहीं पड़ेगा। आयोग इतने बेहतर कानून को आप लोगों ने कभी समझे ही नहीं। धारा 19 के जो अपीलीय अधिकारी है उसको पावर है, उसको पावर जो नॉन वायलेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कर रहा है, इस एक्ट में उसको पावर मिल गई थी। अब वो ही अपीलीय अधिकारी ही वायलेशन कर रहा है तो क्या करें? इससे पहले किसी भी कानून में अपीलीय अधिकारी के पास इस तरीके की पावर नहीं थी कि वो सर्विस बुक तक खोल के एंट्री कर पाए, और इस एक्ट के माध्यम से सर्विस बुक खोल करके उस पर लाल कलम चलाने की पावर अपीलीय अधिकारी को भी मिली। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे यहाँ, मतलब कानून का इंटरप्रिटेशन इतना गंदा हुआ कि मैं लगता है कि अभी भी वही रहेगा। सर मेरा दूसरा प्रश्न ये था, मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ सर, अगर अनुमति हो तो। नहीं, क्योंकि आप लोगों ने असल में क्या हुआ है, बेहतर कानून को उन धाराओं में नहीं जा करके समझा जहां से हमें लोकतंत्र को आजाद करना था। हम लोकतंत्र को अभी भी पिंजरे में रखे हुए हैं। नहीं सही है, सही आपकी बात से पूरी तरह सहमत है कि मतलब सिर्फ एक्ट पर ही ना केंद्रित रह करके साइड से भी अपन को हाथ पैर हिलाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ हमें इसका रिलीफ मिलता है। पूरी तरह से सहमत हूँ, और ये चलना चाहिए सब हर तरह से। मल्टी डायमेंशनल देखिए अप्रोच होनी चाहिए। एक तरह से सिर्फ हम आरटीआई फाइल करने और अपील करने वाले ही बन गए और हम ये बताते हैं कि हमने इतनी आरटीआई फाइल करी, इतना, ये तो पर्याप्त नहीं है ना। बहुत सारे हमारे साथी हैं आरटीआई एक्टिविस्ट, आपको हम बताएं मतलब 50,000 से ऊपर तक आरटीआई फाइल की है वो कहते हैं, लेकिन अभी समझ में नहीं आता कि ये 50,000 के ऊपर आरटीआई फाइल हमने तो अपने, मैं बताऊं आरटीआई टोटल कितना फाइल किया होगा, मैं तो काउंट ऐसे किया नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टोटल आरटीआई कुछ 1000 के ऊपर होगी, मतलब 500 और 1000 के बीच में बोल सकते हैं, अधिकतम 1000 के आसपास। और मैं ज़्यादा मतलब सिर्फ जनहित के या व्यापक ऐसे मुद्दों को लेकर के ही सोचता हूँ कि इस तरह से हो और कोई बड़ा सा बदलाव आए। तो ये भी है कि मतलब थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी हम लोगों को कंसंट्रेट करने की जरूरत है। सर मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि मेरे द्वारा एक संभागीय कार्यालय में आवेदन लगाया गया था कि आपके कार्यालय में नीचे के कार्यालय से एक प्रकरण प्राप्त हुआ है, उस प्रकरण की मुझे संपूर्ण प्रमाणित प्रतिलिपि दी जाए और उस प्रकरण को प्राप्त होने के बाद आपके द्वारा जो कार्यालय में उस पर कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई की नोट शीट और समझ दस्तावेज दिए जाए। तो उस कार्यालय ने उस पर मुझे दस्तावेज ना देते हुए एक पत्र नीचे के कार्यालय के लिए लिख दिया गया कि इनका आवेदन हमारे कार्यालय में प्राप्त हुआ है, आप इससे संबंधित दस्तावेज इनको उपलब्ध कराएं। नीचे के कार्यालय ने मुझे समय सीमा में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। मैंने जिस कार्यालय संभागीय कार्यालय में आवेदन लगाया था लोक सूचना अधिकारी को, मैंने उसके अपीलीय अधिकारी को फिर अपील करी कि श्रीमान एक तो आपको जो है धारा 6(3) के तहत 5 दिन के अंदर मेरा आवेदन अंतरित करना था, लेकिन आपके द्वारा आज दिनांक तक मेरा आवेदन अंतरित नहीं किया गया। दूसरा, मैंने आपके कार्यालय से संबंधित नोट शीट और दस्तावेज मांगे थे, ना कि आपके नीचे के स्तर के कार्यालय से संबंधित। तो आपके द्वारा जो ये पत्र लिखा गया वो आपके द्वारा त्रुटिपूर्ण लिखा गया है, आप अपने कार्यालय से दस्तावेज उपलब्ध कराइए। तो ये मैंने प्रथम अपील की सर, उसमें ये तथ्य उल्लेख किया। अब प्रथम अपील में तथ्य को उल्लेख करने के बाद भी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर एक पत्र फिर लिख दिया नीचे कार्यालय के लिए कि आपको हमने पूर्व में पत्र लिखा था लेकिन आपके द्वारा आवेदक को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, जबकि नीचे के कार्यालय से संबंधित दस्तावेज की मैंने कोई मांग ही नहीं करी। हाँ, मैं बताता हूँ इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि धारा 6(3) का उपयोग सिर्फ कानून की मर्यादा पर रहकर ही किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि धारा 6(3) का हम मतलब एक पत्र का अंतरण का एक वो मान लें कि हम बस हमारे पास आया और जानकारी हमें नहीं देनी है और हमें अपने कनिष्ठ कार्यालय को, छोटे कार्यालय को लगता है कि उसके, हाँ ठीक है उसके पास भी जानकारी होगी बिल्कुल, लेकिन कॉपी तो आपके पास भी है ना। जैसे हमने भी कई आरटीआई लगाए, फाइनल डिसीजन उस पे उन्होंने लिया। हाँ होगी कॉपी, उनको देना चाहिए, लेकिन वो उससे बच रहे हैं। इसमें सीधे उनके ऊपर फाइन लग जाएगा 250 रुपए रोज के हिसाब से और उनके अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। हमारे केस में यहाँ पे राहुल सिंह जी ने तो रीवा में ऐसे मामलों में तत्काल कर देते हैं वो कार्रवाई, बिल्कुल कोई फाइन लगाने से पीछे नहीं हटते। जब कोई इस तरह से
6 दिन का उपयोग जब आपके कार्यालय में है तो आप क्यों उसको अंतरित करोगे? भाई आप दे दो ना, आपके कार्यालय में नहीं है जब कार्यालय में आपके, तब आप उसको अंतरित करते हो। तो ये जो है इसमें सीधे फाइन लगेगा। आवेदन अंतरित नहीं किया सर, एक पत्र लिख दिया, आवेदन उन्हीं कार्यालय में आज भी मेरा। नहीं तो पत्र ठीक है, पत्र वो बात दोनों एक ही आप मान सकते हैं, मतलब उन्होंने डीम्ड किया है उसको। ये बात तो नहीं समझ रहे हैं कि राहुल सिंह जी जैसे लोग, हमें जितना पूरा आयोग था वो राहुल सिंह जी जैसे लोगों को ही चाहिए था। अब ये दुर्भाग्य है कि वैसे लोग ही नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से, क्योंकि आयोग के पास तो आयोग का तो देखा जाए तो एक छोटे से कानून में केवल बहुत स्पष्टीकरण की जहाँ तक सवाल है तो वो एक अलग विषय है कि हमने पत्राचार का जवाब भी दिया था और उस पत्राचार के बाद मतलब अगर वहां पे कोई इशू है, लेकिन जहाँ पर स्पष्ट उल्लंघन है वहां पे राहुल सिंह जैसा अगर सारे आयुक्त होते तो निश्चित रूप से इस कानून का अब तक कि कहाँ से कहाँ पहुंच गया हो। सही बात। इसमें एक्चुअली में क्या है सर, एक कॉमर्शियल जगह है, काफी कीमती जगह है, उस जगह को नीचे के कार्यालय तो आवंटन नहीं कर सकता है। तो जब उसमें कोर्ट में केस गया था तो नीचे के कार्यालय ने एफिडेविट दिया था कि ये जगह किसी को आवंटन नहीं हो सकती, शासकीय जगह है। वरिष्ठ कार्यालय ने इसमें कुछ करने का आक्षेप किया, कोशिश, तो नीचे के कार्यालय दबाव में आ गया। अब क्या है कि मुझको ऐसी जानकारी मिली है कि वो जगह आवंटित कर दी है किसी को नगर निगम सीमा के अंदर, तो मैं उसके दस्तावेज मांग रहा हूँ, तो इसलिए मुझे दस्तावेज नहीं दे रहे हैं वरिष्ठ कार्यालय। नहीं तो आपको असल में है क्या कि जो सूचना अगर कहीं पे आप कह रहे हो कि किसी और को दे दी गई है तो आपको इस कानून का उपयोग सीखना पड़ेगा। अब वो अगर किसी और को दी गई है तो कहीं पंजीकृत हुई होगी, निश्चित रूप से पंजीकृत हुई होगी, तो जहाँ पंजीकरण होता है उस कार्यालय में आप आवेदन अपना मांगिए, बिल्कुल मिलेगी, स्पष्ट रूप से मिलेगी। वही कार्यालय है जिससे मैंने जानकारी मांगी है, वही पंजीकृत होता है, वही उसको आवंटित करते हैं वरिष्ठ कार्यालय, जबकि तो कोर्ट में एफिडेविट दे चुके हैं 1 साल पहले कि ये जगह किसी को आवंटित नहीं की जा सकती, नगर निगम सीमा के अंतर्गत जगह आती है। हाँ तो अगर कोर्ट में कह चुके हैं तो आप फिर आराम से बैठिए, फिर क्या है कोर्ट का, आप केवल इतनी मॉनिटरिंग करिए कि उस कोर्ट का उन्होंने कोई ऑर्डर बाद में कहीं ऊपर की कोर्ट से जाकर के ना लिया हो। आप नहीं लिया सर, तो स्वयं आवंटित कर दी, स्वयं आवंटित कर दी। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। आप अगर उस कोर्ट का आदेश है कि नहीं की जा सकती तो आप केवल उस कोर्ट के आदेश को वॉच करिए और ये देखिए कि उसकी अपील तो नहीं हुई है। अगर उस पर कोई अपील नहीं हुई है तो जो आवंटन है वो अवैध हो जाएगा। आप क्यों उसमें परेशान है? अवैध कोई चीज अवैध थोड़ी ना होगी, असंवैधानिक कार्य थोड़ी ना माना असंवैधानिक करार दे दिया जाएगा। भविष्य में जब कभी भी उजागर होगा, कभी भी कर सकते हैं उसमें फिर भविष्य में। बिल्कुल। अब केवल आपको ये देखना है कि जो कहा गया है कि ये अलॉट नहीं की जाएगी, राइट, वो एक कोर्ट का आदेश है, वो नीचे के अधिकारियों को मानना है, वो नगर निगम पे बाउंड है। अगर उस पर कोई ऊपर के कोर्ट में अपील जाकर के उस आदेश को बदला नहीं गया तो नगर निगम द्वारा ऐसा किया गया समस्त आवंटन अवैध होगी। जी जी तो, मैं यही चाह रहा था कि अगर मुझे दस्तावेज मिल जाते, आवंटन हुआ है, तो मैं उसकी फिर कोर्ट में अपील करके उसको कार्रवाई को आगे ले जाता, लेकिन वो दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। तो जब कोर्ट ने ये बोल रखा है कि इसका आवंटन नहीं होगा तो कोर्ट के बिना अपील में जाए, बिना उस आदेश को सेट असाइड करे, वो आदेश को, उस आदेश का वायलेशन कैसे नीचे अथॉरिटी करेगी? कर दिया सर अथॉरिटी ने, ऐसा मुझे पक्का मालूम है। अथॉरिटी तो देखिए आलोक जी बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर, ऐसे हो जाते हैं। अभी तो खैर आपको भी पता है। अब ये कह रहे हैं इन्होंने कर दिया है और कर दिया है तो देन प्रूव इट ऑन द रिकॉर्ड। इफ यू हैव सच काइंड ऑफ रिकॉर्ड, प्रूव इट। और वो कह रहे हैं कि उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। हैव द पावर वही रिकॉर्ड लोग जी, वही रिकॉर्ड ही आरटीआई से प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड की सर्टिफाइड है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। ही इज सेइंग कि है, और हम कह रहे हैं कि क्योंकि कोर्ट का आदेश लगा हुआ है तो निश्चित रूप से नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब इसको आप आगे अपन सेटल करेंगे। और थोड़ा सा लीगल एडवाइस के तौर पे राजेश शर्मा जी, आप आलोक जी का नंबर ले लीजिएगा और उनसे बात करिएगा। हमारे बीच में सर्वेश सोनी है जो रीवा से हैं, टूरिज्म एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इनका भी बहुत अच्छा अनुभव इस फील्ड में रहा है, कुछ बुरा भी रहा है। तो यहाँ पर हम उनसे उनके विषय में भी कुछ जानेंगे। वो भी कुछ कहना चाह रहे थे, जोड़ना चाह रहे थे। सर्वेश सोनी जी, स्वागत है आपका। जी, सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार स्वीकार हो, और शिवानंद जी द्विवेदी जी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और
जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग 71वें वेबिनार पे चल रहे हैं, तो इसके लिए तो निःशब्द हूँ कि जिस तरह से कोरोना काल से लेके तब से लेके अब तक एक नई क्रांति का सृजन हुआ है इस पूरे आरटीआई के क्षेत्र में, जिसपे समस्त सूचना आयुक्त, समस्त आरटीआई कार्यकर्ता, समस्त एडवोकेट, समस्त एक्टिविस्ट को जितना धन्यवाद कहा जाए उतना कम है। क्योंकि देखा जाए तो वर्तमान समय में समाज के सोचने की एक दिशा और दशा पूरी तरह से बदल सी चुकी है। इस वेबिनार की श्रृंखलाओं में लोग पढ़ते हैं, जानते हैं और कम से कम जानना चाहते हैं सरकारी कार्यालयों में चल क्या रहा होता है। तो यही एक बड़ी सफलता है हमारे वेबिनार संबंधी कार्यक्रमों की। तो मैं शिवानंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें सर्वे सोनी जी, मैं आपको ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने अनुभव बताइए। अभी एक सरकारी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के ऊपर कैसे अभियोजन स्वीकृति ली जाती है, कितना पेचीदा होता है। आप भी 166, 167 और 156(3) के तहत आपने भी, हाँ, थोड़ा सा वो अनुभव आप अपना शेयर करिए यहाँ पर। मैं आना चाहूंगा इस पे। जैसे कि मैंने पिछली बार वेबिनार में जब बोला था, फरवरी में शायद बोला था इसी विषय पे, इसी मंच पे। तो बेसिकली अभी क्या चल रहा है, जैसे मैंने तत्कालीन कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रीति मैथिल नायक और तत्कालीन और वर्तमान एसडीएम प्लस रिटर्निंग ऑफिसर नीलमणि अग्निहोत्री सिरमौर, और उसके अलावा भी कई वरिष्ठ जो आईएएस, आईएफएस, आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके साथ दस्तावेजों के साथ में जो हमने शिकायत की थी डीओपीटी नई दिल्ली को, तो बेसिकली चल क्या हो रहा होता है, सबसे बड़ी बात होती है अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करना। कि अभियोजन स्वीकृति मिले कैसे। जब हम कोर्ट में जाते हैं, एक तो लोगों को पता नहीं होता कि लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करना है, तो आम लोगों की मैं बात करूं, एक्टिविस्ट को अगर छोड़ दूं, तो लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि कैसे हम इनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के प्रति इनको दंड दिलवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनके जो नियोक्ता कार्यालय और भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस के पास एक सिंपल कंप्लेंट फाइल करनी होती है। जो भी आपको कहना, तथ्यों के आधार पे आपने कहा, और उसका प्रमाण जो कि आपके पास सर्टिफाइड एविडेंसेस हैं, अगर एविडेंसेस हैं तभी आप कंप्लेंट और परिवाद फाइल करिए। अगर एविडेंस नहीं है तो मुश्किल पड़ जाएगा। सबसे पहले तो एविडेंस, सर्टिफाइड एविडेंस जो कि आपने आरटीआई के तहत कलेक्ट किए हैं। तो भारत सरकार के पास 6/1/2020 को हमने भेजा था। आज हम लोग हैं अक्टूबर 2021, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी तक अधिकारियों के खिलाफ जो अभियोजन स्वीकृति मिलनी चाहिए वो मिली नहीं है। तो इस पे जो मेन अनुभव है, सबसे पहले तो चौतरफा दबाव। जो आईएएस ऑफिसर्स के कैरियर या आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो भी होते हैं, इनके कैरियर के संबंध में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं, कौन उत्तरदायी होता है, कौन जवाबदेह होता है, कौन संस्था हैंडल करती है, पहले तो उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है हमें कि इनको मतलब अभियोजन स्वीकृति देता कौन है, निर्णय कौन करता है, वो हमें बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, फिर दूसरा हो गया डीओपीटी नई दिल्ली, जो कि इनकी मात्र संस्था कही जाती है। और ये धारणा बन चुकी है कि डीओपीटी केवल और केवल एक पोस्ट ऑफिस की तरह ही काम करती है। ये बात सभी एक्टिविस्ट को अच्छे से जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि अगर हम किसी भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के प्रति उनको दंड दिलवाना चाहते हैं, तो डीओपीटी केवल अपने स्तर पर निर्णय नहीं लेगी। पहले डीओपीटी अपने स्तर पर निर्णय नहीं लेगी कि हमने एक एप्लीकेशन भेजी और वो तुरंत निर्णय लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि डीओपीटी एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। उनके पास जो भी कंप्लेंट्स आती हैं वो सेक्रेटरी को कर देते हैं। ये एक पॉइंट नंबर। दूसरा, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के बाद हम गए भारत सरकार के पास, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद अब हमको किसके पास जाना है कि सुन ले, शायद सुन ले। तो एक होता है इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आपने देखा होगा पत्राचारों में
कि IAS, IPS, IFS अफसरों की नियुक्ति, पदस्थापना या प्रमोशन या डिमोशन या जो भी निर्णय इनके लिए जाते हैं, चाहे कोई भी हो, वो कैबिनेट सेक्रेटरी की मतलब जो कैबिनेट होती है वो कैबिनेट ही लेती है। और कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट, केंद्रीय सचिवालय जिसे हम कहते हैं, तो केंद्रीय सचिवालय के केंद्रीय सचिव को भी आपको अपनी कंप्लेंट में दस्तावेज में एविडेंस के साथ भेजना बहुत आवश्यक होता है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी आपको भेजना है कि PMO भी निर्णय लेता है, केंद्रीय गृह सचिवालय भी निर्णय लेता है, और गृह सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय अलग है, सेंट्रल सेक्रेटरीट, और कैबिनेट सचिवालय अलग है। तो हमें ये बातें ध्यान में रखनी है कि जितने भी कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी और सेंट्रल सेक्रेटरीट हैं, वहां आपको अभियोजन स्वीकृति के लिए फाइल जरूर भेजनी है। क्योंकि वहां से होता क्या है, रिजल्ट क्या आता है, निष्कर्ष क्या आता है? निष्कर्ष ये आता है कि वहां से एक दबाव जनरेट होता है, तेज प्रेशर जनरेट होता है कि भैया आपने क्या किया, ये कंप्लेंट हमारे पास आई, ये इस कंप्लेंट के द्वारा हमने कार्रवाई करने के लिए कहा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो उनके पास होता ही है कि फाइल मोटी लंबी होती चली जाती है। तो जो निर्णय, मेरे कहने का मतलब, मध्य प्रदेश सरकार अपने स्तर पर ले सकती है, भारत सरकार अपने स्तर पे ले सकती है अगर उनके पास एविडेंस है। तो बेसिकली वो अभियोजन स्वीकृति ना देने के नाम पर आवेदक को इतना घुमाते हैं कि वो घूम घूम के थक जाए। तो आपको थकना नहीं है, आप वो प्रेशर जनरेट करवाना है कि प्रेशर हम कैसे जनरेट करें इन पे। प्रेशर आप तभी जनरेट कर पाएंगे जब आप सेंट्रल मिनिस्ट्री, कैबिनेट सचिवालय, गृह मंत्रालय, वहां आप अपनी कंप्लेंट भेजेंगे। तो वो जवाब मानते हैं मध्य प्रदेश सरकार से और DOPT से, तभी आपको अभियोजन स्वीकृति मिल पाएगी। लेकिन यहाँ पर भी आप रुकेंगे नहीं। होता क्या है कि नीचे से ऊपर आपने कंप्लेंट की, अब ऊपर से नीचे आता है। अब आपने कंप्लेंट्स भेजी, अभियोजन स्वीकृति मिले कैसे? उन्होंने GAD ने, जो भी आपके राज्य या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी जहां का भी मामला है, वो सीधे भेजेंगे कमिश्नर के खिलाफ, मतलब कमिश्नर के पास भेजेंगे कि भैया ये आया है, आप अपना अभिमत दो, आप अपना ओपिनियन दो। तो मतलब मुद्दा साफ है कि अभियोजन स्वीकृति लोक सेवक के विरुद्ध न देने के नाम पे ये आवेदक को इतना घुमाते हैं कि थक जाए। तो पहले आपको थकना नहीं है, चाहे आप 2 साल बीते, 4 साल बीते, 6 साल बीते, लेकिन आपको ये बात तय मान के चलनी है कि आपको अभियोजन स्वीकृति तो मिलके ही रहेगी, ऐसा है। तो ये है मेन अभियोजन स्वीकृति। आपको दबाव जनरेट करना है भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के स्तर पे, तभी आपको अभियोजन स्वीकृति मिल पाएगी। सर्वेश जी, आपका जो मामला है, जैसे जिसको अपन लेकर के चर्चा कर रहे हैं, ये कहाँ तक पहुंचा है और कब तक आपको लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी, या आगे आप इसमें क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा इस पे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि प्रकरण ये था 30 अक्टूबर 2018 को घटना हुई थी, फर्जी FIR करवाई गई। मतलब मैं भी एक RTI कार्यकर्ता भी हूँ। तो फर्जी FIR करवाई गई, जालसाजी पूर्ण दस्तावेजों की रचना की गई, आपराधिक साजिश रची गई, कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए, झूठे कागजात तैयार किए गए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि IPC की धारा 465, 66, 467, 468, 471, 120B और 166, 167 और 499, 400 और 500 और 120B और IT एक्ट के तहत जो भी IAS, IPS, IFS अफसरों के द्वारा जो ये जघन्यतम अपराध कारित किए गए हैं और उनके एविडेंसेस आपके पास हैं, तो इनकी शिकायतें पहले हमने मतलब ये 30 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर 2018 तक घटना घटित हुई। आज हम 3 साल बाद हैं, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो 3 साल बाद, 3 साल बीत चुके हैं। मैं अपनी उसी पुरानी मांग को दोहरा रहा हूँ कि आरोपी अफसरों को बर्खास्त किया जाए और आरोपी अफसरों के विरुद्ध इन धाराओं में FIR दर्ज करके इनको जेल भेजा जाए। हमारी सीधी सी मांग है। तो अब वर्तमान स्टेज क्या है, अभी क्या चल रहा है? अभी जैसे पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया कि भैया जब तक कोर्ट नहीं कहेगी तब तक हम आरोपी अधिकारियों के विरुद्ध FIR नहीं करेंगे, भले ही हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। मतलब कंप्लेंट हम उनको 30/10/18 से कर रहे हैं लगातार। पहले जब एविडेंस नहीं थे तब भी कर रहे थे, और जब एविडेंस मिल गए तब भी 13/12/2019 के बाद से लगातार हमने उनको कई कंप्लेंट भेजी। तो उनका ये साफ साफ कहना है कि जब तक कोर्ट नहीं कहेगी तब तक हम FIR नहीं करेंगे, ये पुलिस का कहना है। अब आप सरकार के पास गए
सरकार के पास हमने कंप्लेंट्स भेजी तब से लेके अब तक 6/1/2020 से लेके अब तक। तो सरकार ने इतना घुमाया 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 कि उन्होंने कमिश्नर के ऊपर डाल दिया कि भैया आप प्रतिवेदन भेजो, आपके प्रतिवेदन या रिपोर्ट के विरुद्ध इनके द्वारा ये साक्ष्य दिए गए हैं, तो आप इस पे आप अपना प्रतिवेदन भेजो बिंदुवार, आपका क्या कहना है। और मतलब मुद्दा सीधा सा है कि भैया जीएडी या राज्य सरकार या भारत सरकार जो अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है, अपने स्तर पर निराकरण कर सकती है, वो कमिश्नर रीवा पे मामला क्यों थोप रही है, ये समझ के बाहर है। तो कमिश्नर से उन्होंने प्रतिवेदन मांगा कि भैया सर्वेश सोनी ने जो साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं उसके आधार पे क्या कहना है, क्या कमिश्नर का कहना है। तो कमिश्नर ने फाइल दबा के रखी है। आरोपी अधिकारी जो भी IAS IPS IFS हैं, उनको बचाने की नीयत से उन्होंने फाइल दबा के रखी है, सरकार को प्रतिवेदन नहीं भेजा है। फिर उसके बाद हम आते हैं न्यायालय पे, यानी अभी हम पुलिस के पास गए, फिर सरकार के पास गए, अब न्यायालय। तो कोर्ट में हमने परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था, चूंकि हमारे पास एविडेंस थे, विश्वास था, ज्ञान भी था। तो 13 जनवरी 2020 यानी आज से 1.5 साल पहले हमने परिवाद पत्र प्रस्तुत कर दिया था माननीय न्यायालय जिला रीवा में, मध्य प्रदेश में। तो वहां से परिवाद प्रस्तुत किया। उसके बाद कोरोना काल आया और विगत 17 अगस्त 2021 यानी आज से लगभग 2 से 2.5 महीने पहले हमारा स्टेटमेंट 4 पन्नों का रिकॉर्ड हुआ न्यायाधीश माननीय के समक्ष। फिर उसके बाद हालात ये हैं कि लगातार प्रेशर उनके ऊपर कैसा जनरेट होता है कि आप तारीख पे तारीख बढ़ाएं। तो बेसिकली अभी क्या है कि वहां भी तारीख पे तारीख बढ़ रही है। अभी डेट थी 22 अक्टूबर 2021 तर्क प्रस्तुति और बहस के लिए। तो तर्क प्रस्तुति और बहस के लिए भी डेट आगे बढ़ चुकी है और अगली डेट अब है 8 दिसंबर 2021। उसमें तर्क प्रस्तुत किए जाएंगे एडवोकेट के द्वारा, हमारे द्वारा भी, और उसके बाद साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे और कथन दर्ज हो ही चुका है। उसके बाद न्यायालय और ईश्वर के भरोसे है कि ईश्वर और न्यायालय इस पे क्या निर्णय लेते हैं। तो बेसिकली यह है कि समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि जो जी बताइए कि जब आपने अपना एक आवेदन माननीय मजिस्ट्रेट के सामने दिया था CRPC की धारा 156(3) के अंतर्गत, जी उस पे उन्होंने पुलिस से एक रिपोर्ट कॉल की होगी अंडर सेक्शन 173। बिल्कुल वो रिपोर्ट आ चुकी होगी स्पष्ट रूप से, आप कह रहे हो तो मैं बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है। अब नहीं, रिपोर्ट आ गई कि नहीं आई है? नहीं, मैं बताना चाहूंगा न्यायालय के अंदर क्या चल रहा होता है। ये आपकी रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है? टू द पॉइंट एंड बी स्पेसिफिक। मैं बता रहा हूँ। उस पे पहले हमारा जो प्रकरण था वो रेशमा खातून एक मजिस्ट्रेट मैडम है, उनकी अदालत में था। रेशमा खातून जी के पास ठीक है, मतलब उन्होंने, आप ऐसे समझो, मैं समझ गया, उन्होंने जो लोअर कोर्ट थी दूसरी अदालत में मामला ट्रांसफर हो गया। बिल्कुल, उन्होंने उसको 173 की रिपोर्ट को कॉन्ग्लिजेंस लेते हुए आपको सक्षम नेक्स्ट मजिस्ट्रेट के सामने अपने बात को प्रस्तुत करने को कहा है और वो आपको शपथ पत्र पे करना है। वो आपके नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे प्रकरण पे क्या हुआ कि रेशमा खातून मैडम जी ने ये टिप लिखी कि प्रतिवेदन मंगाया जाए सिविल लाइन रीवा थाना से प्रतिवेदन बनाने के लिए। मतलब उन्होंने उसको कंप्लेंट में दर्ज नहीं किया और उन्होंने मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने प्रतिवेदन बुलाया थाने से। अब थाने से पहुंचा या नहीं पहुंचा इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद जो प्रकरण है वो अचानक से 1 साल बाद दूसरे मजिस्ट्रेट दूसरे न्यायाधीश की अदालत में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया। तो फिर वहां भी जब ट्रांसफर हुआ तो उसकी सूचना हमको नहीं मिली, ना ही हमारे अधिवक्ता को मिली कि आपका ट्रांसफर हो गया। जब हम हमारी निर्धारित डेट पे गए 18 जून या ऐसी कोई डेट थी, 22 मार्च 2021, जब हम गए तो वहां पता चला कि भैया आपका जो प्रकरण है इस अदालत से दूसरे अदालत ट्रांसफर हो चुका है। दूसरे अदालत में गए तो वहां सर्वेश सोनी जी समझने की जरूरत थी कि जो आपका आवेदन 156(3) के अंतर्गत था, हाँ। उस पे उन्होंने 173 की रिपोर्ट मंगाई। उसके बाद भी उन्होंने दर्ज ना करते हुए एक और प्रतिवेदन मांगा। ठीक है, नहीं, प्रतिवेदन नहीं मांगा, केवल उन्होंने प्रतिवेदन बुलाया था पहली बार में ही और 28/2/20 की हमें डेट दे दी थी। ठीक है,
पहुंचा या नहीं पहुंचा इसकी जानकारी हमको नहीं है। तो 28/2/20 को जो आदेश हुआ होगा वो मेरे हिसाब से ये हुआ होगा कि आपकी शिकायत को सक्षम मजिस्ट्रेट ने शिकायत में दर्ज करने का आदेश दे दिया होगा। ठीक है, अब 20/2/20 के हिसाब से मेरा अनुभव ये कहता है क्योंकि कोर्ट दूसरे कोर्ट में फाइल को ट्रांसफर किया गया है, तो मजिस्ट्रेट हैव द पावर टू ट्रांसफर द केस when he finds something on report of under section 173. ओके। अब आपको वहां पर जाके अपना 200 का एग्जामिनेशन कराना है एफिडेविट पे, और वहां पे कंसर्निंग मजिस्ट्रेट इस बात को कॉग्निजेंस लेता है नहीं लेता है, डिपेंड्स ऑन योर आर्गुमेंट एंड रिकॉर्ड। बिल्कुल। तो इसमें अब बेसिकली हम केवल डेट का इंतजार कर रहे हैं कि वहां पे, हालांकि एक तो मैंने पढ़ा है, मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता। नहीं सुरेश जी, आप देखिए, आपको 20/2 के बाद डेट नहीं मिली क्या? 20/2/20 नहीं मिली, 20/2 मतलब 28/2/2020 के बाद, चूंकि कोरोना काल चल रहा था, तो हमें डेट पे डेट मिल रही थी, और मतलब सुनवाई नहीं हो रही थी एक तरह से, क्योंकि डेट आगे बढ़ रही थी निरंतर। तो जो डेट में सुनवाई का जो हमें अवसर मिला, तो वो पहले 22 मार्च 2021 को जब मैं गया, तो वहां बताया गया कि आपका केस दूसरी अदालत में ट्रांसफर हो गया और आपकी अगली डेट है 18। मैं आपको यही बता रहा हूँ, अब आप समझ नहीं रहे हैं। अगर आपने वहीं पे थोड़ा सा समझ के पूछ लिया होता कि दूसरी अदालत में ट्रांसफर हो गया अर्थात हमारी कंप्लेंट दर्ज हो गई, तो वो कैसा यस सर। ओके, ठीक है, वो आपने वहाँ पूछा ही नहीं। अब वो दूसरी अदालत जो ट्रांसफर हुई है वो इसीलिए दर्ज हुई है कि आपका परिवार दाखिल किया जाता है। अच्छा। ठीक है, अब आपका परिवार दाखिल होगा, यहाँ पे सक्षम मजिस्ट्रेट आपके जो बयान देकर के आओगे इसको एग्जामिन करेंगे। हाँ, वही चल रहा है। तो आप जाके आप अपना बयान दीजिए जाके एफिडेविट। बयान तो हो चुका है, बयान रजिस्टर्ड हो चुका है हमारा। कब हुआ था बयान? हमारा हुआ है अभी पिछली डेट 17 अगस्त 2021 को, जैसा मैंने पहले बताया है। तो तब फाइल ट्रांसफर हो गई थी ना? हाँ, फाइल तब ट्रांसफर हो गई थी और बयान भी रिकॉर्ड हो गया, यानी गवाही हो गई। तो फिर सब कुछ ऑन रिकॉर्ड हो गया है, तो आप मजिस्ट्रेट से बोलिए कि 190 उसको कॉग्निजेंस लेते हुए आगे समनिंग की जो प्रोसीजर है उस पर समनिंग कर दें। बिल्कुल। तो अभी जो मेन होता है तर्क प्रस्तुति और बहस जो होती है, तो जिसके आधार पे वो कॉग्निजेंस लेते हैं और निर्णय देते हैं। सर्वेश जी, वी हैव टू नो अबाउट द प्रोसीजर एंड लॉ। Yes. And we should not try to misguide to court. Court knows each and everything. Yes. And it depends on our presentation. हम उसको माननीय न्यायालय के समक्ष हम अपने बात को किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। Yes. और सक्षम न्यायालय इस बात को एक एक धाराओं को पढ़ के वहाँ बैठा हुआ है। हम कम से कम न्यायालय के बारे में तो कह ही सकते हैं, आयोग के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन न्यायालय के बारे में कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। बेसिकली क्या है कि जैसे आपको डेट पे डेट मिल रही है कि अब तर्क प्रस्तुति के लिए और बहस के लिए अगली डेट है 22 अक्टूबर 2021 थी, अब उसके बाद हो गई 8 दिसंबर। तो बेसिकली आपको इंतजार करना पड़ेगा कि अब 8 दिसंबर को बस सीधा सा है कि तर्क प्रस्तुत करें और दस्तावेज प्रस्तुत करें और अपनी बात वहां पे कहें। चलिए सर्वेश जी, ये डिस्कशन फिर आगे भी रखेंगे, और हमारे बीच में तो हैं कुछ लोग अभी जुड़े हैं, लेकिन ये कार्यक्रम अपना लगता है कि समाप्त करें और आगे भी इसको। वैसे शिवानंद जी आज एक छोटा सा कानून कई जगह जाकर के घूम के टहल के आया, मतलब ये चर्चा कहीं संविधान पे चली गई, कहीं आईपीसी पे चली गई, कहीं सीआरपीसी पे चली गई, लेकिन इसके मूल अनुपालन के लिए एक प्रयास तो मतलब होना चाहिए। मैं पुनः, क्योंकि समय हो चुका है, पुनः वही कहूंगा कि एक प्रयास जिस तरीके से हम लोग आवेदन लगाने में कर रहे हैं, वैसे ही एक प्रयास हमें जो मतलब जो संवैधानिक पद पे आसीन है, हम उनको एक एक पत्र जरूर दें। आवेदन तो हम लगा ही रहे हैं और निश्चित रूप से हम आवेदन का कार्य चल रहा है, वो निश्चित रूप से जैसे जैसे लोग इस्तेमाल करता बढ़ेंगे वैसे वैसे उस चीज की उपयोगिता बढ़ेगी। निश्चित रूप से ये बात है, करेंगे, बिल्कुल ये करेंगे। और आप थोड़ा सा एक रेडी भी कर लीजिए टेक्निकल तौर पे, ताकि लोगों को जिनको दिक्कत होती है, क्योंकि हर कोई ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि उनको चाहिए रेडीमेड, तो अपन वो भी कर सकते हैं और ये करेंगे, करते रहना पड़ेगा बहुत सारे मामलों को, और इस मामलों को भी लेकर के अपन करेंगे।
तो ठीक है, फिर कार्यक्रम का समापन किया जाए। और हमें लगता है कि जैन सिंह जी आप जुड़े हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आप बिस्किट बहुत खा रहे हैं, हमें भी भूख लगी है, लेकिन इस वेबिनार के चक्कर में अपन उठ नहीं पा रहे हैं। और आप बताइए, सब अकेले ही अकेले खा रहे हैं। जैन सिंह जी, जैन सिंह जी स्वागत है आपका। आप अपने आप को अनम्यूट करिए। चलिए, जैन सिंह जी हमें लगता है कि व्यस्त हैं कुछ। तो ठीक है, आलोक कुमार जी और सर्वेश जी हमारे सभी साथी, अभी कोई विशेष प्रश्न भी नहीं है। और आज जी धन्यवाद। हाँ, मोइनुद्दीन खान जी बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। वो टच करना पड़ेगा, वो जो माइक वाली बटन होती है। हाँ हेलो, हाँ जी बताएं। सभी साथियों को रेस्पेक्टेड नमस्कार सर। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने ये ग्राम प्रधान की जांच कराई थी। हाँ, जांच में दोषी पाए गए, वो 15 लाख की रिकवरी के कागज बने, लेकिन रिकवरी नहीं आज तक हो पाई मेरी। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, कहाँ का मामला है खान साहब, कहाँ का ये मामला है? डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, स्टेट यूपी। अच्छा अच्छा, यूपी का मामला है ना? जी। तो ये एक सवाल है। अब इसके शिवानंद जी, मैं क्योंकि मामला यूपी का है, तो अगर प्रधान के खिलाफ रिकवरी जारी हो गई है तो मतलब स्पष्ट है कि कोई आदेश हुआ है। जी, तो साहब उस आदेश का कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा कि उस आदेश का कंप्लायंस क्यों नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि वो आदेश उसमें कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो ये कहा, हाई कोर्ट पहुंच गए वो बंदे डिफाल्टर, कि हमारा सुनवाई नहीं हुई रिकाउंटर लगवाने। यहाँ पे रिकाउंटर लगा नहीं सर। फिर नहीं, मतलब आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि वो उस आदेश रिकवरी के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए, जी जी, तो ये हमारी हाईकोर्ट में कोई कमी से नहीं सर। तो हाईकोर्ट में आपको पार्टी बनाया गया होगा। जी बनाया था, लेकिन हमें नहीं, वो तो पार्टी वो खुद अधिकारी बने ना उसमें सर। आपको भी तो पार्टी बनाया गया होगा। हमसे जवाब दाखिल करने को कहा, हमने जवाब दाखिल कर दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला सर। हाईकोर्ट से आपके पास नोटिस आया था? नहीं, कुछ नहीं आया सर। और यहाँ से जो रिकवरी का आदेश हुआ था, एक पक्षी था या उन्होंने अपना मतलब अपनी पैरवी की थी? सर ऐसा हुआ ना, 2012 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग जो बीपीएल सूची में नाम थे उन्हें आवास दिए गए सर। तो उसमें आवास जो विदाउट शादीशुदा थे उनके लिए आवास अलाउड नहीं थे। ग्राम प्रधान ने जो सर आवास विदाउट शादीशुदा वालों को दे दिए, जिनके विदाउट मैरिड थे सर। घपला ये है, आधार गांवों को दे दी। नहीं, तो देखिए देखिए, रिकवरी जब जारी होती है तो रिकवरी का मतलब होता है कि भू राजस्व के रूप में वसूली है। जी जी, ठीक है लेकिन ना? वो तो वसूली नहीं हुई, नहीं, वसूली के आप आदेश जब बने, वसूली नहीं हो जब पाई। तो इसका मतलब भू राजस्व का जो आदेश हुआ था, भू राजस्व वसूली का जो आदेश हुआ था, उस आदेश को कहीं उससे ऊपर की न्यायालय में उसको चैलेंज किया गया है। तो जब जी तक वहां तो चैलेंज किया गया, मतलब अब यहाँ पर दो बातें हुई होंगी, या तो जो रिकवरी का आदेश है, जो भू राजस्व वसूली का आदेश है, उसको स्थगित किया गया होगा या उसको जारी किया गया होगा। तो आपके मामले में तो अभी दिख रहा है ना तो स्थगित हुआ है और ना ही वो जारी रखा गया है। नहीं, उससे सर अपना आप ही अपने स्तर से अधिकारियों में वेटिंग में रखा। मुझे इतनी हाँ, नॉलेज भी नहीं है। नहीं तो आपसे हाईकोर्ट में भी क्या ये मामला लंबित है या इसका निराकरण हो गया? तो सर इसे वेटिंग में रखा, मैं आज भी जाता हूँ उस नहीं, डिपार्टमेंट में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाईकोर्ट में मामला निर्धारित उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं किया? नहीं किया अभी। तो फिर हाईकोर्ट में अगर डिसाइड नहीं किया है तो आप चाहते क्या हैं? मैं अब आप उसमें क्या चाहते हैं? मैं उनमें ये चाहता हूँ सर, जिन 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 बंदों पे वो एफआईआर दर्ज हुई, उसमें जो है वीडियो से नीचे ऑडियो है, सभी सरकारी अधिकारी सम्मिलित हैं। तो वो नहीं चाहते रिकवरी कराना। वो सब उन्हीं के भाई हैं ना सर। मैं ग्राम प्रधान तक लिप्त है, तो वो जो है वो नहीं चाहते रिकवरी कराना।
देखिए, इसके लिए आपके पास जो संवैधानिक अधिकार है वो हाई कोर्ट में आप हो ही हो, ठीक है। अब हाई कोर्ट में आप अपनी पैरवी करते हुए मामले को जल्द से जल्द सुन करके उस पर फैसला देने की आप याचिका दायर करिए जी और निश्चित रूप से वहां पे खड़े होकर के आप अपनी बात को कहिए कि आदेश जो भी है, रिकवरी जारी है, ये जारी रहेगी या ये स्थगित की जाती है। कम से कम माननीय न्यायालय इस बात को तो निर्धारित कर दे। आप वहां पर अपनी याचिका दाखिल करिए। अच्छा सर, वो कुछ बीओ देंगे तभी तो याचिका दायर होगी, वो बीओ देने तैयार नहीं है, कुछ स्टेटमेंट देने तैयार नहीं है। नहीं, आपको पता नहीं, आप मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कंडीशन ये है सर, नहीं, हाई जो कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में जी मामला पेंडिंग है। जी तो अभी हाई कोर्ट में उसका स्टेटस क्या दिखा रहा है? पेंडिंग दिखा रहा है कि डिस्पोज दिखा रहा है? सर पेंडिंग दिखा रहा है। उसमें ये है कि उन्होंने ये कहा कि सर हमारी बात नहीं सुनी गई। सर मैं लालू जी मैं बताता हूँ, खान साहब का प्रश्न ठीक है। और अक्सर ये होता है मोइनुद्दीन जी कि जब हम जी रिकवरी करवाते हैं, कलेक्टर या सक्षम अधिकारी, जहां भी सीओ जिला पंचायत है, कलेक्टर होता है जो धारा 89 के तहत इसमें आदेश देता है, पंचायत राज अधिनियम में, हमारे एमपी में, आपके यहाँ भी ऐसे होगा। तो जी धारा 89 के तहत वो आदेश देता है कि इनको पद से पृथक किया जाए, इनकी रिकवरी बनाई जाए। और फिर साथ में वो रिकवरी बनाने के बाद जब पैसा नहीं जमा करते तो एक दो पत्र में FIR दर्ज करवा देता है, जो जो दोषी रहते हैं। तो वो करवा दिया और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने समय पर कैबिनेट नहीं लगाया, आपने ये भी नहीं देखा, सीओ जिला पंचायत या कलेक्टर को ये नहीं बोला, ऑब्जर्व नहीं किया कोर्ट, मतलब कोर्ट में कोर्ट स्टेटस, केस स्टेटस अपन आजकल देख सकते हैं, सब ऑनलाइन है। तो वहां से देखना चाहिए था कि भाई फलाना व्यक्ति जो है ना, इन्होंने आवेदन लगाया है स्टे के लिए। तो आप देखते और जी तत्काल बोलते कलेक्टर को कि भाई आप प्रशासन जवाब इसमें फाइल करिए, कैबिनेट लगाइए, या सुनवाई के पहले जवाब फाइल करिए, तो वो कर सकता था। खैर ज्यादातर इनकी मिली भगत रहती है तो नहीं करते हैं, पर नहीं, आप भी उसमें शिवानंद जी, इंटरवेंशन एक लगा सकते थे। हाँ, ये बेसिकली ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब ये पार्टी है उसमें, और ये तो खुद ही कह रहे हैं ना हम नहीं उसमें पार्टी है। आलोक जी मैं बताता हूँ, इसमें आप थोड़ा सा इनकी मदद कर दीजिएगा, हाई कोर्ट स्टेटस वगैरह देख करके इनको बता दीजिएगा। और चूंकि यदि 1 साल 1.5 साल हो गया है और नहीं हो रहा है, तो ये अभी इसमें नहीं, इंटरवेंशन देखिए लगा होगा सकते क्या हैं। शिवानंद जी, इसमें होना क्या है, मैं आपको ये भी बता दूं होना क्या है। क्योंकि जो आरसी का आदेश है वो एक्स पार्टी ऑर्डर है, और एक्स पार्टी ऑर्डर को आप समझ के चलो कि हाईकोर्ट के पास पूरा पावर है कि वो एक्स पार्टी ऑर्डर को वापस भेज दे रिव्यू के लिए, ठीक है। और होना यही है। अब मैं इनसे जो बात कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट में क्योंकि अभी पेंडिंग है विषय, तो अब ये वहां जाकर के एक बात कह सकते हैं कि साहब अब इसको वापस रिव्यू के लिए ना भेजा जाए। अगर इनको अपना जो कुछ दाखिल करना है वो यहाँ आके दाखिल करें। एक हाँ, लीगल एडवाइस, जो हाँ, लीगल एडवाइस है, हाँ, एज पर ये लीगल एडवाइस की मैं बात करूं तो लीगल एडवाइस यही है कि ये वहीं पे जाके हाई कोर्ट में ही इस बात को रखें कि ये क्योंकि ये एक्स पार्टी जो ऑर्डर है ये एक्स पार्टी है, लेकिन अब आपके समझ आ चुका है, तो कृपया इसको वापस ना भेजें। इसको जो कुछ सुनना है आपकी सुनकर डिसाइड कर दें। और ये हमें इतनी बात कोर्ट में कहनी पड़ेगी। कोर्ट हिंदी में नहीं सुनता है, हमारे यहाँ का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हाई कोर्ट दे डोंट यूज टू लिसन इन लैंग्वेज जो कि विच इज अ लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन। सर एक कंडीशन और सुनिए सर, जो विचारधीन था, जो बेटिंग में था, वो कैसे उस पे लिप्त था, वो ही अब फिर प्रधान बन गया, तो उसके लिए वो क्या तो करा होता ही जाए? है, वो तो होता ही है। लड़ाई अनंत समय तक चलती है मोइनुद्दीन जी, इसमें कुछ नहीं होगा जब तक कोर्ट से उसको फैसला नहीं हो जाएगा। जिस तरह से आलोक जी कह रहे हैं, हाई कोर्ट में चला गया ना मैटर, नीचे वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। वो बोल देगा स्टे है, स्टे है, बस स्टे है, उसकी रिकवरी और के विरुद्ध और FIR के विरुद्ध स्टे ले लिया है, उसी के नाम पर चलता रहेगा, लिंग आराम करते रहेंगे। तो आप इसमें जो कह रहे हैं आलोक जी वो करिए, आप एक इंटरवेंशन फाइल करके और इस तरह से कहिए कि साहब इनको यहीं पे किया जाए, हमारी कंप्लेन थी, हमने रिकवरी करवाई थी। क्या ऐसा थोड़ी ना होता है कि 6 महीने का केस स्टे लिया जाना और 1.5 साल तक चले। नहीं, ठीक है, तो अच्छा। इसमें तो नहीं शिवानंद जी, इसमें अभी शायद शैलेश गांधी सर ने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोर्ट किया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी जो स्टे है वो 6 माह से ज्यादा वैध नहीं होगा, स्वतः ही नहीं समाप्त हो जाता है। वो भी कुछ ऐसे केसेस जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, नहीं जो नहीं नहीं डिस्ट्रिक्ट नहीं नहीं और नहीं नहीं अदालत में नहीं रहते नहीं, हैं। देखिए शिवानंद जी, थोड़ा सा हमें एपेक्स कोर्ट के ऑर्डर्स को समझने की जरूरत है। इंटरप्रिटेशन हम नहीं करेंगे।
नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। अब आप जैसे साहब, आप जैसे वकीलों ने ये बात बताई मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मौजूदा में आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं, सीआरपीसी के तहत वो मामला जरूर था, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन एपेक्स कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो हाँ सबके लिए लागू होता है भाई। हाँ भाई, सीधी स्टे 6 महीने तो 6 महीने, सीधी सी बात है, 6 महीने। और अगर इसमें ऐसा नहीं कहा गया है तो साहब आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट का कोई ऑर्डर ले आइए। सही बात। नहीं मैं पूरी तरह से तो चाहता हूँ कि ये व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से हों, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी हम लोगों को क्या झेलना पड़ रहा है वो तो सब पता ही है। तो खान साहब, आप इसका जो है आलोक जी का आप सलाह लीजिए, और ये यूपी के हैं भाई साहब, और इनसे थोड़ा सा मिल करके, और आप अपना जब आप इसमें फाइल करिए अलग से, आप इंटरवेंशन लगाइए इसमें और बोलिए इन सारे आधार को बना करके जो भी लीगल पॉइंट्स अपने हैं अपने स्ट्रॉन्ग बनाते हुए, और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। और अच्छा डिस्कशन हो गया है आजकल आरटीआई और सब सारी चीजों को लेकर के। आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी काफी समय दिया। नहीं आज शिवानंद जी, आज क्योंकि मुझे लगा कि शायद चर्चा बहुत ही किसी कारणवश नहीं हुई है। हाँ। और कारण मुझे नहीं पता कि क्या कारण एक्चुअली क्या था, मैंने एक मैसेज किया था थोड़ा सा, एक आपका HNLU है, यूनिवर्सिटी है एक आपकी यहाँ की, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पर कुछ कार्यक्रम थे और उसमें उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ही बदल दिया। ये सबको जूम की आइडिया है, और जूम वाले जो हमारे साथी हैं बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्रों से, रूरल एरिया से जुड़े हैं, उनको ये सब आइडिया नहीं रहता। बेचारों के मोबाइल में इतनी जगह भी नहीं रहती कि 2-2 4-4 ऐप वो डाउनलोड कर लें, फिर उसकी टेक्निकलिटी को समझे। तो ये सब दिक्कत आ रही थी। वहां भी मैं गया तो वहां भी बहुत स्पष्ट नहीं था, ना ये पता चल रहा था कि कौन स्पीकर्स हैं, कौन क्या है पैनल, कितने उसमें जुड़े हुए हैं हमारे अन्य जो व्यूवर्स हैं, ये भी नहीं पता चल रहा था। बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो मैं उसके लिए इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि अभी है क्या कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसको एक कार्यक्रम मिला है पूरे भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवाओं के बारे में जन जागरूकता करने का। ये कार्यक्रम, उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम चल रहा है। अब वहां पर तो फोकस आरटीआई होगा ही नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा, इसको अपन चर्चा करेंगे। और फास्ट जस्टिस वाले हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अगले कार्यक्रम में मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा कार्यक्रम अगले साल 2022 में जरूर बन जाए कि प्रत्येक 1 माह 1 आयोग, जो मतलब पूरा इंडिपेंडेंट बॉडी है, लोगों की 17-18 लोगों का एक पूरा कोरम बने, कि ये हर माह 1 आयोग तो कम से कम विजिट करके वहाँ के जो आंकड़े हैं वो जनहित में जनता के सामने रखे। सही बात, मार्क करेंगे इसका, आप वो बनाइए और अगले मीटिंग में बात आप रखिए भी। जो आयुक्त वगैरह हैं तो थोड़ा सा गांधी जी और आत्मदेव जी, राहुल जी, सबको साथ में लेकर के एक वो बनाया जाए और एक ओपिनियंस बनाया जाए इसमें, और करें, बिल्कुल करें, जितना बेहतर हो सकता है उतना करें। तो ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले संडे को फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक। शुक्रिया। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।